So we'll start a lecture in 5 minutes. Very good, By that very time, good, you sir. can just introduce yourself. Maybe you can write in the chat box कि आप कहाँ से हो. I'm from New Delhi. Maybe you can write in the chat box. The chat box is open for you. We'll start by like 9:12. So I want to hear from you. I want to know where you are from next. Lucknow, Mumbai. Anyone from Delhi here? Come on, UP. Bangalore. I am in Bangalore right now. I'm staying in Bangalore. Although I'm Delhi. Great, yeah, great. Odisha, Jalgaon, Delhi. Delhi is Jatin. Hi, Jatin. Jatin. Okay. Ahmedabad. Hi, Sahil. It's NCR only. Great, yeah. Guys, I am from Faridabad. Okay. Dipanshu, can you do one thing? Can you just message in other groups also to join fast? I think I've already messaged in one group only. Can you just message in another groups also to join fast? So that we can reach the target of 100 people. ओके थैंक यू सो मच. जितना मुझे पता लग पा रहा है आप लोग पूरे इंडिया से हो. समवन फ्रॉम दिल्ली, समवन फ्रॉम मुंबई, समवन फ्रॉम बैंगलोर. तो अलग अलग भुवनेश्वर, आसाम. आसाम इज तन्मय. नाइस टू मीट यू तन्मय. ओके, नेक्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू कि आपको फार्मामाइट्स के बारे में कैसे पता लगा? थ्रू योर सीनियर या फिर थ्रू योर लाइक जो हमारा यूट्यूब चैनल है, या फिर एक रैंडम तरीके से? हु टोल्ड यू? सर आपका कौन सा सेम? मैं एक्चुअली पास आउट हूँ नाइपर मोहाली से. मैं पास आउट हूँ. हमारी टीम पूरी नाइपर मोहाली, नाइपर अहमदाबाद, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से हमारी पूरी टीम है. सीनियर्स क्या बात है. कोई सीनियर्स के नाम लिखना चाहेगा इधर? मतलब कौन से सीनियर्स हैं? आई रियली वांट टू नो भाई. आई जस्ट गिव देम अवार्ड दैट दे रिव्यू लाइक जस्ट अ सेकंड. हां, Okay. भावना मैम, अनन्या, प्रिया दर्शनी. Bhavna ma'am. Okay, and I really want to know more. Senior Siddharth, my friend. और नाम चाहिए मुझे. चलो फटाफट जल्दी. एनर्जी हाई रखनी है यार. Okay. Kunal. सुशांता साहू, Siddharth. Swaroop. Okay. समीर खान, अभिषेक. थैंक यू. समीप सर, अरे वाह. आई थिंक यहाँ पर कुछ स्टूडेंट संकल्प बैच के भी हैं जो ऑलरेडी हमसे पढ़ रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आकाश सर, या ध्रुव इज देयर फ्रॉम आवर संकल्प बैच. या स्वर्णदीप हल्दर, वेस्ट बंगाल. ओके, ग्रेट यार, ग्रेट. यू मस्ट बी वंडरिंग कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि दिखने लायक नहीं पीछे, तो ये लगा रखा है. कांग्रेचुलेशंस फॉर द इन्फोसिस इटसेल्फ. थैंक यू सो मच. राइट नाउ मैं अभी इन्फोसिस के पास ही हूँ. ठीक है, तो विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स. जैसे मैंने आपको बताया था 9:12 पे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मुझे बताओ कि कौन कौन अभी यहाँ पर बिल्कुल नया है जिसने फार्मामाइंड्स ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि यू कैन जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन नो द नंबर्स. और मुझे लग रहा है दीपांशु सर कि यार जो नंबर है ना वो 100 तक पहुंच चुका है, और मुझे लग रहा है कि दोबारा से बच्चों को क्लास देनी Yes, पड़ेगी. sir, definitely. मैक्सिमम लिमिट पहुंच चुकी है. Yes, sir. एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस दीपांशु? क्योंकि लिमिट पहुंच चुकी है यार. यस. सो ये चीज़ पहले से ही मालूम थी कि 100 तो क्रॉस हो जाना है इजीली, बिकॉज डेली इतनी इंक्वायरीज आती थी. बट अब इसका क्या रहता है ना कि मैं अगर ये सारी क्लासेस अगर एप्लीकेशन पे कराते तो आप लोगों को फर्स्ट टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं, है ना, कि एप्लीकेशन में क्लासेस होंगी तो कैसे होंगी. तो आप लोग क्या करना ना, अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, फार्मामाइंड एप्लीकेशन. रेस्ट आपकी जो डेमो लेक्चर जो है ना वहाँ अपलोड कर देंगे. और आपका कोई फ्रेंड अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहा तो ये जो सेशन है ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन में भी रहेगा. जो आपका कोर्स रहेगा उस कोर्स में भी अपलोडेड रहेंगे. सो अगर किसी ने, कोई हमें पहले से ही जानता है, पहले से ही पढ़ता है, जैसे कि लास्ट ईयर की कुछ स्टूडेंट्स हैं, नितिका होगी यहाँ पर, शिवानी होगी, तो यू कैन लीव बिकॉज यू ऑलरेडी नो. 1 साल से आप पढ़ते आए हो तो हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं. तो जो हमको जानते हैं, जिनको श्योरिटी है कि येस वी नो एंड वी डोंट हैव एनी डाउट, तो आप लोग लीव कर सकते हो ताकि बाकी आपकी जगह पे कोई और आके ज्वाइन कर सके. मुझे बताओ आकाश, रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास और स्टूडेंट्स की? Yes. There are about almost 5 to 10 requests pending. ठीक है, अब इसको आप वो मत करना डिक्लाइन, अभी जस्ट वेट फॉर सम टाइम. बाकी मैं क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ कि सर आपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्यों नहीं ज्वाइन किया?
नाइपर मोहाली से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में उतनी सैलरी नहीं है। अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आपको आना पड़ेगा कंसल्टेंसी के अंदर। कंसल्टेंसी में मैं वर्क कर रहा हूँ, आई एम एनालिस्ट इन इन्फोसिस कंपनी, और सैलरी काफ़ी अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग में सैलरी थोड़ी कम रहती है और धीरे धीरे बढ़ती है। तो सिंस आई वर्कड वेरी हार्ड, मैंने जीपैट क्वालिफाई करा, मैंने नाइपर क्वालिफाई किया, तो आई डिजर्व अ गुड इनकम ना, सिंपल एज दैट। तो मैंने कंसल्टेंसी की तरफ में गया। सो आई होप आई गिव योर आंसर जितिन। ठीक है, और फार्मा एमबीए के बारे में मैं, अगर आपको देखो, फार्मा एमबीए के बारे में मैं आधे घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन वो टाइम अभी नहीं है। हमने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है फार्मा एमबीए के रिगार्डिंग कि इसमें क्या क्या स्कोप है, कोर, कंसल्टेंसी। इफ यू वांट, अगर आप फार्मा में ज्वाइन कर रहे हो, मैं अलग से सेशन ले लूंगा उसके रिगार्डिंग, आई ऑलवेज टेक द सेशन, तो उसकी चिंता नहीं है। यूट्यूब पे जाके चेक करो, आई थिंक अमित, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई विल गाइड यू कि फार्मा एमबीए के अंदर क्या स्कोप है। लेकिन इसके लिए मैंने ऑलरेडी 40 मिनट की वीडियो बना रखी है, ठीक है। सर आज का नाइपर एग्जाम आपने एनालिसिस किया था, कैसा था? अच्छा, आज का एग्जाम बहुत इजी आया था। मतलब कितने क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे दीपांशु सर? अराउंड 21 क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट हमारे नाइपर जो प्री मॉक टेस्ट है, जो 200 फुल लेंथ क्वेश्चन है, वहाँ से आए थे। प्लस कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्ट कह सकता हूँ मैं, जिनका लैंग्वेज चेंज था। ऑप्शंस 4 ऑप्शन में से 2 सिमिलर थे, ऐसे 17 क्वेश्चंस थे। और लास्ट ईयर कुछ, मतलब जो लास्ट 5 साल के अगर आप नाइपर के एग्ज़ाम देखोगे तो वहाँ से 12 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज़ देखते हो तो ओवरऑल 50 to 60 क्वेश्चन जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डायरेक्ट आए, सेम टू सेम डिट्टो। अच्छा, दिलशाद का क्वेश्चन है कि कौन सा सब्जेक्ट डोमिनेंट था आज के नाइपर में? तो मेरा सब्जेक्ट था फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स। फार्माकोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो आकाश वेद सर हैं आपको एचईपी एंड पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। आकाश, आपने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है? यस सर, यस सर। जतिन, आप डोंट वरी, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं कर दूंगा, ठीक है। लेक्चर भी पढ़ना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जब मैं लेक्चर लूंगा ना तब मैं आपको सारे आंसर्स दूंगा। नाइपर मोहाली में जाने के लिए कितने नंबर आना चाहिए? नाइपर मोहाली में जाने के लिए आपको 60 नंबर चाहिए 100 में से, लेकिन ये चेंज हो सकता है, ठीक है। अनिकेत, आपका कैमरा ऑन है और माइक भी ऑन है। अनिकेत तिबले, कैमरा भी ऑन है आपका। हाँ, तो यहाँ पर कौन कौन है जो सच में जीपैट क्वालिफाई करना चाहता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग यहाँ पे पता नहीं, कोई आई लव यू प्रिया, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, ठीक है। ये सब चीजें नहीं यार, जो सच में क्वालिफाई करना चाहता है जस्ट रेज योर हैंड्स और मे बी राइट मी इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आई रियली वांट टू नो दैट। क्योंकि जो बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आया, रैंक लाने के आया ना, उसको हम पूरा कोशिश करेंगे कि वो अच्छी रैंक लेकर आए। अभी सबको पता होगा कि हमारा रिजल्ट लास्ट ईयर का क्या रहा है, कितने क्वालिफिकेशंस हुए? एनीवन, हमारे कितने क्वालिफिकेशंस हुए लास्ट ईयर? 130 क्वालिफिकेशंस, ठीक है। वेरी गुड, चलो आप लोगों को पता है, आपके सीनियर्स यहाँ से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट में 2-3 बातें बोल रहा हूँ, देन वी कैन स्टार्ट। फार्मामाइंड्स इस समय बेस्ट कोचिंग क्यों है इंडिया के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ हमारे बारे में ये है कि हमारे सारे टीचर्स बड़ी यूनिवर्सिटी से, जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आकाश सर आपको पढ़ाने वाले हैं, आकाश वेद सर, वो भी जीपैट नाइपर क्वालिफाइड है। मैं खुद नाइपर मोहाली से हूँ, तो जितने भी टीचर्स हैं सारे के सारे जीपैट नाइपर क्वालिफाइड है, जो किसी और कोचिंग में नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट 5 टीचर्स तुम्हारे नाइपर मोहाली के ही हैं, और सबको पता है नाइपर मोहाली सबसे बेस्ट कॉलेज है इंडिया के अंदर। एनआरएफ रैंकिंग कुछ भी दिखाए, लेकिन सबको पता है कि सबसे ज़्यादा पैकेज कहाँ लगता है, नाइपर मोहाली से। दूसरा रीज़न है हमारी फीस। आप कहीं भी जाओगे आपको फीस मिलेगी 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन हमारी फीस है ओनली 4,000। और कुछ बच्चे तो ऐसा भी कहते हैं कि सर ये 4,000 आपकी मंथली फीस है क्या? नहीं, ये हमारी पूरे साल की फीस है। तो कुछ लोग ऐसा लगता है सर इतनी कम फीस में आप कैसे पढ़ा रहे हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमसे मैक्सिमम बच्चे पढ़े, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है, और तीसरी चीज़ है 1-to-1 गाइडेंस। जो भी यहाँ पे पढ़ चुका है, हमारे जो आपके सीनियर्स हैं या फिर जो कुछ बच्चे हमसे पहले से पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि हम एक एक बच्चे को गाइडेंस देते हैं,
तो ये 3 मेन पॉइंट है। बाकी लेक्चर तो हर जगह मिलेंगे, लेक्चर यहाँ पे लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। टोटल 10,000 क्वेश्चन हमने प्लान किया पूरे साल के अंदर। तो अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे हो ना, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि हम बिल्कुल राइट गाइडेंस देने वाले हैं। आप नाइपेरियन से पढ़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई टीचर नहीं है जो मतलब एरा गहरा है, सारे जीपैट नाइपर क्वालिफाइड है, तो क्वालिटी की चिंता मत करना। लेकिन हाँ, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, बस आपको लगे रहना है, रास्ता हम लोग पार करवा देंगे, ठीक है। तो क्लासेस की टाइमिंग रात के टाइम ही रहेंगी, क्योंकि आपको दिन में कॉलेज जाना होता है, ठीक है। तो आपको दिन में कॉलेज जाना रहता है, तो क्लासेस जो रहेंगी रात के टाइम ही रहेंगी। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी अगर आप बाई चांस मिस कर जाते हो। अर्ली मॉर्निंग हम नहीं ले सकते, क्योंकि यार आप लोग ही बताओ, देखो आप लोग कॉलेज जाते हो, हम अर्ली मॉर्निंग कैसे करेंगे। लेकिन हम सैटरडे से संडे अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं, लेकिन वीक डेज पे मंडे टू फ्राइडे हम शाम के टाइम ही लेंगे, ठीक है। सैटरडे संडे को मॉर्निंग में कर सकते हैं, लेकिन यार हमें मैक्सिमम बच्चों के हिसाब से, मैक्सिमम बच्चे कॉलेज में ही होते हैं सुबह के टाइम पर, ठीक है। चलो देन वी कैन स्टार्ट। आई थिंक एनर्जी सबकी हाई है। आकाश सर, हाउस द एनर्जी? वेरी हाई सर, वेरी हाई। आई ठीक थिंक है, तो सबकी मैं, एनर्जी भी हाँ, वेरी हाई होगी, बिकॉज आज आप फर्स्ट डेमो लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपको जानने को मिला है फार्मामाइंड्स के बारे में, और आप पहले से जानते भी होंगे क्योंकि आपके सीनियर्स ने रिकमेंड किया है यहाँ पे। सो मोस्ट वेलकम टू एवरीवन प्रेजेंट ओवर हियर। Myself Akash Ved Verma. I am pursuing M.Pharm Pharmacology in second year. So from ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab, and I qualified GPAT NIPER. सो मैंने तो अपनी इंट्रोडक्शन दे दी है, बट मैं थोड़ा सा आपसे भी इंटरेक्शन मैं करना चाहूँगा। इंटरेक्शन करेंगे हम, और उसके अलावा आप सबने भी बताया कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। उसके अलावा मैं बस ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से ईयर के हैं, बस ये जानना चाहूँगा। लाइक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होंगे? थर्ड ईयर सर। ओके, अविनाश थर्ड ईयर में है। सेकेंड ईयर, अच्छा, फाइनल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर थर्ड और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो आपने क्या सोचा है, लाइक जो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी या ऐसे एक स्टडी प्लान जो आपने सोचा होगा कि हाँ हमें इस टाइम से अभी से स्टार्ट करनी है जीपैट की प्रिपरेशन, नाइपर की प्रिपरेशन। उसके अलावा भी बहुत से लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स बहुत से होते हैं, ठीक है। नॉट ओनली अबाउट द जीपैट, नॉट ओनली अबाउट द नाइपर, उसके अलावा लाइक IIT BHU एग्जाम है, बिट्स का एग्जाम है, ठीक है। तो मैं बस ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपने कोई स्टडी प्लान ऐसा बनाया हो या फिर सोचा हो, क्योंकि मोस्टली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको थोड़ा डाउट होता है कि उनको पता नहीं होता, गाइडेंस की प्रॉब्लम होती है कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइक अगर यूट्यूब की वीडियोस हमारी देखी होंगी फार्मामाइंड्स की, तो वहाँ पे हम हमेशा कोशिश करते हैं हम एक गाइडेंस और एक मोटिवेशन प्रोवाइड करने की, कि कंसिस्टेंसी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी रेगुलर स्टडीज़, क्योंकि रेगुलर स्टडीज़ आप करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, वही आपको मेंटेन करेगी लास्ट तक, और वही आपकी क्वालिफिकेशन लेके आएगी, ठीक है। बीच में ब्रेक हो गया, छुट्टियां आ गई, कंसिस्टेंसी खराब हो गई, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल मन नहीं करता कि छुट्टियों के बाद फिर से हम कॉपी उठाएं या फिर बुक उठाएं, पढ़ने बैठें, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट, ये आप सबको पता होगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हेलो आपको टाइम की यस बादल, आपको कुछ पूछना है? गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, आई हैव अ लिटिल बिट क्वेश्चंस। यस बादल, पूछिए। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि रेफरेंस बुक फॉलो करना जरूरी है अगर आप लास्ट सेम में हो, राइट? अगर आप 7th सेम में हो तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बस जो मैं एज अ रेकमेंड मैं करना चाहूँगा कि रेफरेंस बुक पे आप अगर जाना चाहते हो, बिकॉज आप फाइनल सेमेस्टर में हो, राइट बादल? ये नो आई ओके, 7th Akash सेमेस्टर। sir, can I take one यस minute, one यस more minute? यस, श्योर श्योर दीपांशु See सर। guys, this class is for demo, okay? और 9 बजे का सेशन है, 21 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं।
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे आपके जवाब भी रहेंगे, मतलब हमारे जवाब रहेंगे आपको, बट उस चीज़ के लिए आपको ना 2 नंबर हमेशा दिखते होंगे फार्मा माइंड की। कहीं भी जाओगे आप, चाहे इंस्टाग्राम के पेज पे जाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पर आप कभी भी कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो। दिस क्लास इज़ स्पेसिफिक फॉर डेमो, और वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जस्ट टू नो हाउ वी टीच। आप जो चीज़ गैदर करना चाह रहे हो, गैदर कर पा रहे हो कि नहीं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, कि कट ऑफ कितनी आती है, रेफरेंस बुक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ का आंसर मिलता है। ओके, अब यहाँ पर आके मैं संकल्प के बच्चों को मैंने लीव करवाया है, तो सोच सकते हो ना ट्रस्ट फैक्टर कितना है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू ज्वाइन फार्मा माइंड्स और आप नहीं भी करते हो और आपका कॉल जाता है हमें, आपको कॉल बैक जरूर आएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा फार्मा रिलेटेड, आपके कैरियर रिलेटेड, जो आपको नहीं पता चलेगा। बट इट टेक्स टाइम, ठीक है, एक्सक्यूज आपको भी मी टाइम आकाश, लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा, बट दिस इज माई श्योरिटी, आई विल आंसर, फार्मा माइंड विल आंसर। बट ये वाली क्लास को डेमो लेक्चर करने दो, क्योंकि अभी 10:30 भी 9:30 भी स्टार्ट होगा, तो नर्वस सिस्टम को कंप्लीट होते होते 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा। अब ऐसा नहीं ना कि हम 2 स्लाइड पढ़ा के छोड़ देंगे, पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ कॉपरेट और लेक्चर पे ध्यान दो। बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए 2 नंबर आपको हमेशा दिख रहे होंगे, नहीं तो वो आकाश सर लेक्चर के एंड में डाल देंगे, वहाँ पर आप कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, एक काम करते हैं, जिसको डाउट्स हैं लेक्चर के एंड तक रुको, ठीक है। मैं यहीं पर हूँ, आकाश मुझे मैसेज कर देना, जिसको जो भी डाउट्स है मैं लेक्चर के एंड में आ जाऊंगा और एड्रेस कर दूंगा। लेकिन आप पहले लेक्चर देखो, मैं सारे डाउट्स यहीं पे एड्रेस कर दूंगा, लेकिन लेक्चर पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बादल? आकाश सर, कैन आई कॉल यू नाउ इफ पॉसिबल? तो कॉल, चलो आप कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं रीजॉइन कर लूँगा, ठीक है। लेकिन सबको सब मत करना कॉल यार, अभी मुझे लेक्चर भी देखना है ना आकाश सर का, कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली मेरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट है, मैं कह रहा था मैं कॉल कर लेता अभी आपको। ठीक है, चलो कर लो आप कॉल। ओके बादल। बाकी जिनके जो भी डाउट्स हैं लेक्चर के एंड में होंगे, ठीक है। इसी बहाने पूरा लेक्चर तो देखे हो कम से कम, ठीक है। तो लेक्चर पूरा लो, फिर मैं आता हूँ, जितने भी डाउट्स है, कितने क्वेश्चन करने, कौन सा नाइपर जाना है, सारे डाउट्स मैं आपको आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच अभिषेक। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओवर टू यू आकाश। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो जैसा आकाश सर ने आपको बताया कि आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग कोर्स और जो भी बैच की इनरोलमेंट वगैरह एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली आस्क टू दीपांशु सर। आपको नंबर मिल गया होगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको ब्राउचर में भी मिला होगा, ठीक है। उसके अलावा आप कॉल या मैसेजेस कर सकते हो एनी टाइम। तो स्टार्ट करें फिर, आर यू रेडी? अविनाश, कैन यू म्यूट योर माइक? थैंक यू अविनाश। तो स्टार्ट करें फिर। नर्वस सिस्टम, आर यू रेडी? रेडी? थोड़ी हाई एनर्जी के साथ। यस, ओके। रेडी सर। अभिषेक इज रेडी, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा कि एचईपी आपके लिए क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मोस्टली इसको माइनर सब्जेक्ट में कंसिडर करते हैं कि माइनर सब्जेक्ट है, हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन बाद में कवर कर लोगे आप, लेकिन फार्माकोलॉजी के कंसेप्ट समझने के लिए आपको एचएपी का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एचएपी विद पैथो, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी आपको पता ही ना, पैथोफिजियोलॉजी के ही डिजीजेज जो हैं बेसिकली सारे डिजीजेज, उसी पे आपको फार्माकोलॉजी का ड्रग सप्लाई करना है। अगर हम बात करें पार्किंसन की, एपिलेप्सी की, मैं सीएनएस डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो भी ड्रग्स हम अप्लाई करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, तो पैथोफिजियोलॉजी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैथोफिजियोलॉजी समझने के उससे पहले हमें एचएपी का समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की जो डिविजन्स हैं, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन्स, ठीक है। वो सब समझना हमें ज़रूरी है। अबाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी का क्या रोल होता है, बिकॉज मोस्टली जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो उसी से क्रॉस आउट करके हमारे ब्रेन पे एक्ट करती हैं। लाइक अगर हम बात करें एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करता हूँ, लीवोडोपा, जो हम पार्किंसन के केस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें एक पर्टिकुलर जो फिजियोलॉजी है, द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी,
ह्यूमन एनाटॉमी इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें फार्माकोलॉजी अच्छे से समझ में आए, और वही फार्माकोलॉजी हमें आगे हेल्प करेगी ड्रग्स को समझने में, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो कैसे एक सेलुलर पाथवे के थ्रू, या फिर अगर हम बात करें, चलो हम कीमोथेरेपी की बात कर लेते हैं, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपके लिए एचएपी कितना इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, हम एंटीबायोटिक्स का ले लेते हैं, चलो टेट्रासाइक्लिन का ले लेते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन इज व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन से मैकेनिज्म, कौन से पाथवे के थ्रू हो रहा है, दैट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, क्योंकि उसको इनिबिट करना है ना, हमें उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करना है ताकि वो मल्टीप्लाई ना कर पाए, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक पूरी मैकेनिज्म को, मतलब पूरा जो सेलुलर मैकेनिज्म चल रहा है विद इन एचएपी, ठीक है, उसको अप्लाई करके हम उस पर उसको हम समझ के, उसको अंडरस्टैंड करके हम उस पर ड्रग्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम डिजीज को ट्रीट कर सकें, ठीक है, प्रिवेंट कर सकें। तो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अमित ने बताया बाइंडर 30S राइबोसोम सब यूनिट जो होता है, राइबोसोम का सब यूनिट, ठीक है, उसके बारे में भी जब आपके लेक्चर शुरू होंगे तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। आज का जो टॉपिक है हमारा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, जो स्टूडेंट्स नहीं थे मैं उनको फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरे कैमरा ऑन वैसे ऑन ही रहेगा, मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूं, जस्ट आप मुझे बताना कि विजिबल है या नहीं। ओके, सो स्क्रीन इज विजिबल। सर आपका माइक ऑफ है। जस्ट सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नर्वस सिस्टम, और ये जो है आपकी जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन होने वाली है, जो मैंने आपके लिए आज रखी है। नो योर ट्यूटर, अभी भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स, टाइम से आ जाया करो यार। चलो ठीक है। Myself Akash Ved Verma, I am pursuing M.Pharm Pharmacology from ISF College of Pharmacy, मोगा पंजाब। ये मेरी इंट्रोडक्शन है, और आप मुझे जानते भी हो पोस्टर्स के थ्रू या फिर यूट्यूब, वैसे यूट्यूब पे मेरी ज़्यादा वीडियोस नहीं है, बट फिर भी। अबाउट टुडेज लेक्चर दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा, आपने फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर आपके जो एचईपी की क्लासेस होती हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम के बारे में। लेकिन नर्वस सिस्टम के बारे में हमें कितना जानना ज़रूरी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा मायने रखता है जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से या नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर हम आईआईटी बीएचयू की बात कर लें, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जितना आपको पता है वो सफिशेंट नहीं है बिल्कुल भी। मैं पर्सनली मैं बोलूँगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जीपेट में घुमा फिरा के, अगर हम डायरेक्टली हम फार्माकोलॉजी की बात कर लें, ठीक है, क्योंकि वहाँ से मोस्टली ड्रग्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल बेसिक्स क्वेश्चंस की बात करें नर्वस सिस्टम की, तो ट्रिपल बी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और मैंने पीपीटी में भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। ट्रिपल बी की बात कर ले हम, ड्रग्स के जो डिफरेंट रीजन्स है, लाइक अगर हम टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब की बात करें, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी मेमोरी में, मेमोरी इन्हांसमेंट में। उसके अलावा जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है, लाइक अगर हम बात करें बॉडी मूवमेंट की बात करें, ठीक है, बॉडी मूवमेंट, हमारे लिम्स की मूवमेंट करते हैं हम, पोस्चर डेवलपमेंट या बिहेवियरल पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, वो सारा हमारा सीएनएस डिसाइड करता है मोस्टली, और पीएनएस उसको हेल्प करता है, मतलब हमारे कोऑर्डिनेशन को, मतलब बॉडी मूवमेंट को हेल्प करता है हमारा पीएनएस। विद द कोऑर्डिनेट किसको करता है, सीएनएस के साथ साथ, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर मैं स्टैंडर्ड बुक की मैं बात करूं तो आप रोजन विल्सन भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा अगर डीपली आपको पढ़ना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, लेकिन सफिशिएंट रोजन विल्सन आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। उसके अलावा आप टोटोरा फॉलो कर सकते हो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो, अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने टोटोरा फॉलो किया था, मैं काफ़ी पढ़ता था उसे,
ठीक है। तो नर्वस सिस्टम बहुत मतलब पूरा एक ब्रेन, अगर हम पूरे बॉडी का नर्वस सिस्टम देख लें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो नर्वस सिस्टम इज हाईली कॉम्प्लेक्स, जैसे आप देख सकते हो, highly complex system of a human that coordinates its action and sensory information by transmitting signals to and from different part of the body। different part of the body में like different जितने भी organs हैं, organs की बात करें या फिर जितना भी पूरी बॉडी में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, हार्ट से लेकर लिवर एवरीथिंग, ठीक है, उन सबको जो नर्वस सिस्टम है वो सप्लाई करती है। क्योंकि डिफरेंट, अगर हम बात करें, चलो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो ग्लैंड्स में से जो डिफरेंट सिक्रीशंस होती हैं, जिसको हम ग्लैंडुलर सिक्रीशंस बोलते हैं, उसके लिए भी हमारा नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन में कहाँ पे मेन, जो जैसे अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करें, तो कोई मुझे बताएगा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया हमारा, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर हो गया, एनीवन? कोई भी कमेंट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके बता सकते हो। रेस्पिरेटरी सेंटर, कृष्णा, लंग्स, हार्ट? नहीं नहीं नहीं, मैं रेस्पिरेटरी सेंटर की बात कर रहा हूँ। रेस्पिरेटरी सेंटर एंड जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, जो हमारे रेस्पिरेशन, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा लंग्स का जो रेस्पिरेशन होता है, दैट इज एक्सपायरेशन, इनहेलेशन, और जो हम एयर इनटेक करते हैं, ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज होता है उसमें, वो सारा प्रोसेस। हाँ, काफी अच्छे आंसर आए, सबके आंसर आ गए देखो मोस्टली। मेड्यूला, मेड्यूला ओब्लंगाटा, करेक्ट। हाँ, मेड्यूला ओब्लंगाटा वो किसका पार्ट है? पोन्स, जो हमारा पोन्स होता है वो ब्रेन स्टेम का पूरा पार्ट होता है। पोन्स के जस्ट नीचे हमारा जो होता है मेड्यूला प्रेजेंट होता है, वो अभी हम देखेंगे डायग्राम में, ठीक है। ओके, सबके आंसर आ गए हैं मोस्टली। हाँ देखो, ब्रेन इज नॉट अ होल ब्रेन, अगर हम कंसिडर करें तो ब्रेन के भी डिफरेंट रीजन्स होते हैं। अगर हम बात करें अपर रीजन की बात करें तो वो होता है सेरिब्रम, उसके नीचे हमारा मिड ब्रेन का पार्ट आता है, मिड ब्रेन के जस्ट नीचे हमारा ब्रेन स्टेम स्टार्ट होता है। ब्रेन स्टेम में हमारा पोन्स और मेडुला होता है। ब्रेन स्टेम के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से डिफरेंट जो हमारे स्पाइनल नर्व्स जो ओरिजिनेट होती हैं, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, लाइक हमारा हैंड हो गया, हमारे जो हमारे पैर हो गए, हाथ पैर, उनको सप्लाई करती हैं, ठीक है, क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बस एक मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में हमें ब्रेन को पढ़ना है, हमें नर्वस सिस्टम को पढ़ना है, और इतना ज़्यादा हम डीप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना हमारे लिए सफिशिएंट है कि हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नर्वस सिस्टम की, ताकि कोई भी क्वेश्चन उठा के आ जाए, चाहे किसी भी एग्जाम में आ जाए, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर में आ जाए, फार्मासिस्ट के एग्जाम्स में आ जाए, क्योंकि फार्मासिस्ट में ज़्यादातर यही आते हैं, ठीक है, चाहे आपका जीपैट नाइपर में आ जाए, आप आराम से उसका आंसर कर दोगे, ठीक है। सर बुक भी पढ़ने हैं क्या? बुक भी आप फॉलो कर सकते हो, वैसे मेरे नोट्स तो सफिशिएंट है, बिकॉज मैं अपने नोट्स मोस्टली, जो मेरा नोट्स पूरा जो पीपीटी आपको ई नोट्स मिलेंगे वो टोटोरा और जो आपका रोजन विल्सन है उसका मिक्सचर कॉम्बिनेशन के साथ मैंने बनाया, और इतना बनाया कि अगर आप नोट्स यहाँ से पढ़ लेते हो, यही ई नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है, बुक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा। लेकिन इफ़ यू हैव इंटरेस्ट कि अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप टोटोरा फॉलो कर सकते हो। ओके जतिन, ठीक है, तो हम थे नर्वस सिस्टम पे। तो आपको पता ही है, देर आर टू डिविजन्स, टू प्रिंसिपल डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, जिसको हम ब्रेन, जो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस की बात करें तो वहाँ से हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट जो लोकल बॉडी रीजन से, अगर हम स्किन की बात करें, अगर हम हैंड्स की बात करें, लेग्स की बात करें, तो वहाँ तक सप्लाई करती हैं, तो वो आ जाता है हमारे पीएनएस के अंदर। कंसिस्ट ऑफ नर्व्स which extend from the spinal cord to the peripheral part of the body। पेरिफेरल्स मीन्स क्या है? पेरिफेरल मतलब हमारा लोअर बॉडी रीजन, जो हमारा लोअर बॉडी रीजन है, मतलब हम हेड को कंसिडर ना करके जो लोअर बॉडी रीजन है उसको हम पेरिफेरल में मानते हैं, ठीक है।
अ सब डिवीजन ऑफ द पीएनएस, अगर हम पीएनएस की बात करें तो वहां पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। किसी का माइक ऑन है, लेट मी चेक। लखन, आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं प्लीज, बिकॉज ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। लखन, एम आई ऑडिबल? लखन, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, एएनएस का पूरा चैप्टर है। एएनएस का पूरा चैप्टर है, उसमें हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो इंक्लूड है इसमें, क्योंकि इन्हीं पे मोस्टली जो, जैसे हमने बात करी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक, ठीक है। लाइटिक और माइमेटिक आप फार्माकोलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। माइमेटिक मतलब मिमिक करना, मिमिक करना लाइक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो उनको मिमिक करता है, मतलब उन जो ड्रग्स की एक्टिविटी होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह होती है, हॉर्मोन्स की तरह होती है, ठीक है। तो माइमेटिक मीन्स मिमिक करना, मतलब कॉपी करना, कॉपी करना मतलब एनालॉग है वो पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर का ही उसी टाइप का सिमिलर एनालॉग है वो ड्रग जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर एएनएस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट रेगुलेट द बॉडी इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी मीन्स क्या? इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री होता है क्या है? वॉलेंट्री मींस मतलब जो हमारे सीएनएस के अंडर कंट्रोल होता है, मतलब जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब दिमाग से हमने सोचा कि हाँ हम हैंड की मूवमेंट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो स्पीच है वो बोल रहा हूँ, तो वो एक वॉलेंट्री मूवमेंट हुआ। इनवॉलेंट्री मूवमेंट मतलब जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, जो ऑटोमेटिक चलता रहता है, ऑटोमेटिक, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक फंक्शंस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जो हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, इनवॉलेंट्री जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं वो हमें समझना जरूरी है। तो उसमें आ जाता है हमारा हार्ट रेट। हम क्योंकि हार्ट रेट को हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, हम सिर्फ सांसों को रोक सकते हैं, हार्ट रेट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो तो रेगुलर बीट चलता रहता है, बीट पंप आउट होता रहता है हार्ट, ठीक है। फिर बात करें हम स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शंस की और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन जितने भी लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड मोस्टली हार्मोन्स को रिलीज करता है हमारी बॉडी में, जो बहुत से फंक्शनिंग, जो बहुत से सेलुलर फंक्शनिंग में हेल्प करती है हमारे, ठीक है। तो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ये भी हमारा इनवॉलेंट्री फंक्शन है। एंजाइम्स की सिक्रीशन, हमारे अगर हम बात करें HCl, जो हमारा HCl है वो भी एक एंजाइम है, ठीक है। HCl या पेप्सिन की बात करते हैं चलो, तो हमारे जो जीआईटी में जब भी लाइक हम खाना खाते हैं उसके बाद जस्ट HCl की सिक्रीशन होती है, पेप्सिन की सिक्रीशन होती है, ठीक है, ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, बहुत से कॉम्प्लेक्स फूड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करके उनके एब्जॉर्प्शन कराना, तो एंजाइम्स का बेसिक ये फंक्शन होता है। एंजाइम्स और ऑल्सो हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, ठीक है। द टू टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन नर्वस सिस्टम आर न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स। तो अगर हम बात करें पूरे नर्वस सिस्टम की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सीएनएस, और सीएनएस में हमारे दो टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो टाइप के सेल्स अगर हम बात करें, एक न्यूरॉन को भी हम सेल ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन को हम सेल क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि सेल का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो ना बीच में रिगार्डिंग द टॉपिक, ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में या फिर कुछ भी, तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, बीच बीच में मैं देखता रहूंगा, या फिर अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो झिझक वैसे कुछ नहीं है, एक यहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी एक चीज़ हमेशा, मतलब मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, आप एक बार जाके रिवाइज कर लोगे, एक बार दो बार, ठीक है। रेगुलर टेस्ट होते हैं फार्मा माइंड्स पे, वो आप अटेंड करोगे, उसमें अगर आप अच्छे से आपने टॉपिक को पढ़ा हुआ है, ठीक है, अच्छे से आपने रिवाइज किया हुआ है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहाँ पे होती रहती है, लाइक मैं भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ, और अभी जो संकल्प बैच
अभी जो जस्ट लास्ट ईयर का खत्म हुआ है, तो उनका आपको पता ही होगा रिव्यू। ठीक है, आपने यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखी ही होंगी, तो आपको पता ही होगा कि कैसा सिस्टमैटिक वे था हमारा पढ़ाने का, सब कुछ मतलब सिस्टमैटिक चलता रहता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बात की सीएनएस की, तो वहां पे न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स का रोल होता है बेसिक प्रोटेक्शन का। जो हमारे ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, तो हमें इतना डीप नहीं जाना, लेकिन हाँ हमें सिंपल बेसिक्स जानना जरूरी है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो न्यूरॉन्स को भी एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर हम बात करें नॉर्मल, हम मसल्स की बात कर लेते हैं चलो। तो मसल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होता है, जो हमारे बोन्स और मसल्स की रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, रीजनरेशन या फिर उनकी जो जैसे बोलते हैं कि मसल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी टाइप से न्यूरॉन्स में भी कुछ ग्लायल सेल्स होते हैं और प्रोटेक्ट जो कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स की लाइक अगर जैसे कोई बेबी है, तो बेबी का ब्रेन हर एक रीजन डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो टाइम टू टाइम बेबी का ब्रेन डेवलप होता रहता है, तो यही जो ग्लायल सेल्स हैं और ये जो प्रोटेक्टिव जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, वही उसकी ब्रेन के सेल्स की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइम टू टाइम। और वही यही ग्लायल सेल्स ये आगे जाके जो हमारे अडल्ट एज में या फिर हम जिसको बोलते हैं ओल्ड एज में जाके भी ये न्यूरॉन की रीजनरेशन करवाते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि न्यूरॉन जो जैसे मान लो कोई डिजीज हो गया है, पार्किंसन की बात कर लेते हैं। तो पार्किंसन के केस में क्या होता है कि हमारे डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होते हैं इन द रीजन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है जीपैट 2016 में। जीपैट 2016 के क्वेश्चन है जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स किस रीजन में जो होते हैं वो डिग्रेड होते हैं या डीजनरेट होते हैं। ठीक है, तो पार्किंसन के केस में मान लेते हैं कि जैसे मान लो डीजनरेशन हुई न्यूरॉन्स की, तो यही ग्लायल सेल्स रीजनरेशन कुछ अमाउंट में रीजनरेशन काम करते हैं, ताकि न्यूरॉन्स की रीजनरेशन हो। और जो हमारे जो थिंकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग कैपेसिटी है, या फिर जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हेल्प हो सके। क्योंकि बहुत से सिम्टम्स होते हैं वो हम पैथो में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं देख रहे। ठीक है, तो न्यूरॉन्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। तो ये नर्व इम्पल्सेस क्या होता है? व्हाट इज नर्व इम्पल्सेस? नर्व इम्पल्सेस इज अ टाइप ऑफ मैसेज जो हमारा ब्रेन एक पर्टिकुलर लोकल साइट पे या फिर लोकल किसी भी रीजन में जाके, किसी भी साइट पे जाके, इन द फॉर्म ऑफ लाइक अगर हम बात करें आयनिक फॉर्म, जो आयंस की फॉर्म में भी मैसेज को कन्वे करता है, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं कुछ। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? वो भी प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। लाइक अगर हम बात करें एसिटाइल कोलिन की बात कर लेते हैं, डोपामिन की बात कर लेते हैं, तो दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसको आप हार्मोन भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, हार्मोन भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन अगर हम अब बात करें नर्वस सिस्टम में तो उसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही नर्व इम्पल्स जनरेशन होती है। और नर्व इम्पल्स कैसे जनरेशन होती है? फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन मैसेज कन्वे होता है। वो एग्जांपल मैं एक आपको आगे समझाऊंगा। तो न्यूरॉन्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस एंड ग्लायल सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट। जैसा अभी मैंने बताया था कि ग्लायल सेल्स का मेन काम होता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ, दैट इज रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, ग्लायल सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम रिसर्च की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा मैं रिसर्च की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर हम रिसर्च की बात करें तो लाइक अभी जो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है। एएलएस जो अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है, अभी आपके लिए बस नाम काफ़ी है। तो उन सब पे काफ़ी रिसर्च हो रही है, तो उनमें ग्लायल सेल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ग्लायल सेल्स पे बहुत ज़्यादा स्टडी चल रही है अभी रिसेंट ट्रेंड में। ठीक है, तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। सबसे पहले हमारा सेल बॉडी। अगर हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन्स होता है, और जिसके चारों तरफ माइलिन की शीथ होती है। ठीक है, माइलिन की शीथ होती है। आगे देखते हैं, पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ आप देख सकते हो एक सिंपल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जो अगर सबसे पहले हम देखें तो ये न्यूरॉन का जो मिडल पार्ट है दैट इज सोमा। ठीक है, ये पूरा जो बॉडी पार्ट है इसको हम बोलते हैं सोमा और बॉडी। इसके बीच में जो आप रीजन देख रहे हो दिस इज न्यूक्लियस, क्योंकि इसको हमने एक सेल माना है। न्यूरॉन भी एक सेल है, इसके अंदर भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ नहीं है लेकिन इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्रेजेंट होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पूरे न्यूरॉन को एक सेल मान के चल रहे हैं। और दीज आर द डेंड्राइट्स, जो ये प्रोजेक्शंस आप देख रहे हो, दीज आर द डेंड्राइट्स। उसके बाद आ जाता है हमारा शिवान सेल्स। तो उससे पहले एक्सोन का पूरा पार्ट, ये जो यहाँ से जो प्रोजेक्शन निकली है यहाँ तक, ये पूरा है हमारा एक्सोन का पार्ट। दिस इज टोटल पार्ट इज कॉल्ड एक्सोन। इसके ऊपर चारों तरफ सिचुएटेड होता है हमारा माइलिन शीथ। ये जो येलो रीजन आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द माइलिन शीथ। और इसी माइलिन शीथ के बीच में एक न्यूक्लियाई मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं शिवान सेल। ठीक है, SCHWAN, शिवान सेल। और बीच में हमारे जो कुछ जिसको हम बोलते हैं स्टेशंस, मतलब एक टर्मिनेशन, छोटा सा रीजन ये है शिवान मतलब माइलिन शीथ का। उसके बाद बीच में एक ब्रेक आया, ब्रेक को जो ब्रेक रीजन है हमारा, उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। इसका भी अलग फंक्शन है, इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। वैसे अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि नोड्स ऑफ रेनवियर जो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स में, तो नोड्स ऑफ रेनवियर का मेनली काम होता है फास्ट कंडक्शन के लिए। फास्ट कंडक्शन, और कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है? कंडक्शन मतलब नर्व इम्पल्स की जनरेशन। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं, उसी को बोल रहे हैं हम नर्व इम्पल्स। ठीक है, एक मैसेज जाना। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए तो हम इतनी जल्दी सोच पाते हैं ना, किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी सोच पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं कि हाँ हमें, ठीक है, हमने ये सोचा कि हाँ मुझे अभी अभी आपका लेक्चर लेना है, अभी आपका लेक्चर लेना है, उसके साथ साथ फिर फटाफट मैं बोल भी रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो हर चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में, बहुत फास्ट वे में चलती रहती है ब्रेन में। ठीक है, फास्ट कंडक्शन नोड्स ऑफ रेनवियर का काम होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एक्सोन टर्मिनल बटन्स। ये आपको दिख रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल बटन्स। इनका बेसिक काम क्या है कि जो भी वैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे डेंड्राइट्स में भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे एक्सोन टर्मिनल बटन्स में भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी मान लो यहाँ से नर्व इम्पल्स गया, या फिर जो भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर हुआ एक एक्सोन मतलब एक न्यूरॉन के थ्रू यहाँ से आगे गया, तो वही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होगा एक्सोन टर्मिनल बटन से, और वो साइनेप्स में पहुंचेगा। साइनेप्स इज व्हाट? साइनेप्स इज, जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ, दिस इज सिंगल न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद है सेकंड न्यूरॉन, दिस इज द सेकंड न्यूरॉन। इसके बीच का जो पार्ट है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है आपका जीपैट शायद 2013 या 2014 में, साइनेप्स। ठीक है, तो जो बीच का रीजन होता है इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर, इस जो पहला हमारा जो फर्स्ट न्यूरॉन है, इससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और ये साइनेप्स में पहुंचा। साइनेप्स के बाद ये सेकंड जो हमारा सेकंड न्यूरॉन है, उसके ऊपर जो हमारे, जैसे मैंने बताया था, डेंड्राइट्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वही न्यूरोट्रांसमीटर उन रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा और फिर वो आगे अगले न्यूरोट्रांसमीटर में ट्रांसफर होगा। इसी तरह से पूरी नर्व इम्पल्स चलती रहती है। ठीक है, नर्व इम्पल्स चलती रहती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। एनी क्वेश्चन? ओके, हेलो सर, डू ऑल हॉर्मोन्स आर प्रोटीनियस इन नेचर? मोस्टली अगर हम बात करें तो मोस्टली जो हॉर्मोन्स होती हैं वो प्रोटीन इन नेचर ही होती हैं, लेकिन कुछ ग्लाइकोपेप्टाइड्स भी होती हैं। ग्लाइकोपेप्टाइड्स क्या होती हैं कि ग्लाइको, उसमें प्रोटीन का भी कंटेंट होता है, उसके अलावा उसमें कार्बोहाइड्रेट का भी कंटेंट होता है। ठीक है, बहुत कम होते हैं हॉर्मोन्स, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली हॉर्मोन्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है सर, डीजनरेशन वाला तो कोलॉजी में है ना? यस, डीजनरेशन आप यहीं से तो समझोगे ना जतिन, एचएपी में, क्योंकि डीजनरेशन, न्यूरो डीजनरेशन वहां पर है। न्यूरो डीजनरेशन होगी, उसके बाद ही पार्किंसन का केस आएगा, अल्जाइमर का केस आता है वहां पे। ठीक है, लेकिन न्यूरो डीजनरेशन हमें पैथो में पढ़ना है कि न्यूरो डीजनरेशन हो किस वजह से रही है, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरो डीजनरेशन, जो न्यूरॉन्स की डीजनरेशन करा रहे हैं। ठीक है,
तो हमें पैथो में उसकी कॉजेज और उसके फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम वहाँ पे मैकेनिज्म हम समझ पाएंगे कि जो हमारा लीवोडोपा है उसने कैसे काम किया, डोपामिन का लेवल कैसे इंक्रीज किया, और उसकी वजह से जो हमारे न्यूरो रीजनरेशन है और जो सिम्टम्स थे हमारे पार्किंसन के सिम्टम्स थे वो कम कैसे हुए, ठीक है, वो लो कैसे हुए। एचएपी में ही है आपका ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स आपका एचएपी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। सर इज इट पॉसिबल टू रीजनरेट द न्यूरॉन्स? यस इट इज पॉसिबल। बहुत से अगर बहुत सी स्टडीज अगर हम देखें तो उसमें सप्लीमेंटल, बहुत से सप्लीमेंटल थेरेपीज दी जाती हैं, डॉक्टर्स देते हैं सप्लीमेंट्स, काफ़ी सप्लीमेंट, लाइक अगर हम बात करें विटामिन D3, विटामिन D3 के अलावा अगर हम बात करें विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B9, ये सारे जितने भी मल्टीविटामिन्स बेसिकली देते हैं, तो ये मल्टीविटामिन्स न्यूरॉन की ग्रोथ और रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक सिम, मतलब थोड़ा सा आपको शायद पता नहीं होगा या फिर पता हो सकता है कि अगर हम कोई भी लाइक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है, ट्रॉमेटिक ब्रेन मतलब एक्सीडेंटल केस हुआ है, एक्सीडेंटल केस हुआ है, तो उस केस में जो ब्रेन है हमारा वो किसी एक पर्टिकुलर जो हमारा रीजन है, पर्टिकुलर पार्ट है, वहाँ पे न्यूरॉन्स की डैमेज हुई है, ठीक है, न्यूरॉन्स का डैमेज हुआ है, तो वो कितने टाइम में रीग्रो कर सकता है? कोई आइडिया? आप बस आंसर दे सकते हो, मतलब कुछ भी जो दिमाग में आए, मैं बस आपका एक जानना चाहता हूँ। देखते हैं कौन राइट आंसर यहाँ पे दे सकता है। कितने टाइम में, मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ? और उसमें भी चलो क्रोनिक इंजरी हुई है, चलो अक्यूट इंजरी हुई है, चलो अक्यूट इंजरी हुई है, ठीक है, मतलब ज्यादा हैवी इंजरी नहीं हुई है हमारे ब्रेन में। ओके, भूमि का आंसर आ गया 7 to 12 वीक्स। ओके, सर ठीक है। 15 दिन। ओके, अभिषेक का आंसर आया 15 दिन। एनीवन? और यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स हैं, 70, 69, 68 स्टूडेंट्स। बताओ बताओ, कुछ भी चलेगा, मतलब बस आप अपने थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ, गलत हो चाहे सही। 1 मंथ सर। ओके, अविनाश का आंसर आया 1 मंथ। विद इन 7 to 20, दीक्षा, अरुण 15 to 20 डेज, ठीक है, ध्रुव का 1 मंथ, प्रभा 5 वीक्स, 1 मयूरेश, मंथ सर। मयूरेश डिपेंड्स ऑन हाउ क्रोनिक द इंजरीज, अक्यूट वाला, अक्यूट वाला बोला मैंने। दीक्षा ठाकुर 7 to, हाँ ठीक है। पिकुन का है 8 to 15 डेज, अच्छा। कृष्णा का है 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स, 18 डेज, 4 to 6 मंथ्स। चलो ठीक है, काफी अच्छे आंसर्स आए हैं, आई एम इम्प्रेस्ड। ऑल अबाउट मेडिसिन, नेवर। नेवर, काफी इंटरेस्टिंग है आपका आंसर, ऑल अबाउट मेडिसिन, ठीक है। डिपेंड्स ऑन ट्रीटमेंट एंड इंजरी मे बी 1 वीक, अक्यूट केस में, ठीक है। चलो, तो देखो अक्यूट केस में, अक्यूट केस में बेसिकली होता क्या है कि कुछ स्मॉल इंजरी होती है तो उसमें इंटरनल हेमरेज हो सकता है, ठीक है। इंटरनल हेमरेज के केस में भी हमारी जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डिजनरेशन होती है। और अगर हम एक्यूट केस की बात करें तो सप्लीमेंटल थेरेपी, अगर उनको हम एक जो बोलते हैं ना पूरा कोर्स कंप्लीट करवाते हैं डॉक्टर्स, तो उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, तो उसमें जैसे मोस्टली लोगों ने यहाँ पे बताया 4 वीक्स, ठीक है। तो अक्यूट, अगर हम अक्यूट इंजरी की बात करें तो उसमें आपका 3 to 4 वीक्स होता है, जिसमें नर्व्स जो है वो रिकवर करना, मतलब हमारा जो बेसिक एक्टिविटी है वो रिकवर करनी शुरू हो जाती है, ठीक है, हमारी जो अक्यूट इंजरी है ब्रेन की वो ठीक हो जाती है। अगर हम क्रोनिक की बात करें तो जैसा श्वेता का आंसर आया है यहाँ पे, श्वेता का और आर्या का आंसर आया है, ठीक है, 4 वीक्स, 4 to 6 वीक्स, तो इतना टाइम लग जाता है। जैसे नरेश का भी आंसर आया 6 मंथ्स के आसपास, ठीक है। तो बेसिकली 3 to 6 मंथ्स आपके क्रोनिक कंडीशन में लग जाता है, क्रोनिक कंडीशन में। उसमें भी मोस्टली जो क्रोनिक कंडीशन है, जैसा अभी ऑल अबाउट मेडिसिन का आया था कि नेवर, लेकिन नेवर का केस कभी नहीं होता कि कभी रिकवर नहीं कर सकता वो, ठीक है, हमेशा ये 100% चांस नहीं होता। क्रोनिक केस में भी सम अमाउंट ऑफ नर्व्स कैन बी रीजनरेट, ठीक है, अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए तो, प्रॉपर थेरेपी दी जाए तो, ठीक है, वो रीजनरेट कर सकता है, भले वो 100% ना करे, लेकिन अबाउट 60 to 70% ऑफ नर्व्स कैन रीजनरेट,
ठीक है। तो उसकी एक्टिविटी मतलब वो टाइम टू टाइम वो डॉक्टर्स का चलता रहता है थेरेपी, तो मुझे ज़्यादा इतने एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली स्टेम सेल थेरेपी कैन हेल्प। स्टेम सेल थेरेपी तो है ही आपके लिए, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी तो बहुत ज़्यादा, वो जैसे मैंने अभी बताया ना कि 60% चांसेस होती हैं कि सेल की जो मतलब जो हमारा एक्टिविटी है वो हम बढ़ा सकते हैं, न्यूरॉन की एक्टिविटी। स्टेम सेल थेरेपी तो अल्टीमेट ऑप्शन है, लेकिन इट इज़ वेरी कॉस्टली, आपको पता है। कोमा केस सर, कोमा की कंडीशन थोड़ी अलग होती है सूर्यांश, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम थे लाइक जो यहाँ पे अगर डायग्राम अगर हम देखें, सो जो ब्रेन का पूरा रीजन, जैसे मैंने बताया था कि दिस इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा सीएनएस का पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम सीएनएस के पार्ट में भी देखें तो जो हमारा ब्रेन है वो भी डिफरेंट, जो हमारे सेगमेंट्स हैं डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड होता है। तो ये पूरा ब्रेन का है पार्ट। तो जो हमारा अपर रीजन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, अपर रीजन। उसके फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा जो ये मिडल सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पोन्स के जस्ट ऊपर, इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। दिस इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। उसके नीचे जस्ट आता है हमारा पोन्स का पार्ट, और उसके जस्ट नीचे आता है हमारा मेड्यूला, जहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, सीवीएस सेंटर, ठीक है, ये सब हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे मेडुला में। क्योंकि मेडुला मोस्टली जो हमारे एक्शंस हैं, मोस्टली जो हमारे सेलुलर मैकेनिज्म चलती है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट मिलके हमारा बनाते हैं ब्रेन स्टेम को। ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये तीनों मिलके बनाते हैं हमारे ब्रेन स्टेम को। उसके फिर साइड में ये जो आप छोटा सा आप देख रहे हो पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेरिबेलम। फिर उसके नीचे स्टार्ट होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो पेरिफेरल जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है, जैसे ये जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहाँ से हमारे स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिस इज द ब्रेन पार्ट। तो ये यहाँ से हमारे ओरिजिनेट होते हैं हमारे क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो है प्लेक्सेस, प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्पाइनल कॉर्ड से, तो C1, C2, C3, C4, तो यहाँ से हमारा ओरिजिनेट होता है सर्वाइकल प्लेक्सस। तो ये प्लेक्सस क्या है, ये हमारे स्पाइनल नर्व्स ही हैं, ठीक है। और प्लेक्सस मतलब एक गुच्छा, एक बंच ऑफ न्यूरॉन्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स या बंच ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम जो हमारा सेकंड रीजन है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ब्रांचियल प्लेक्सस, जो ये हमारा जो थोरेसिक है, थोरेसिक रीजन है, उसको सप्लाई करता है मोस्टली, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो T2 और T12 तक चलता रहता है। तो ये हमारा थोरेसिक रीजन लाइक हमारा लंग्स हो गया, ठीक है। लंग्स के जो बीनीथ लंग्स जो प्रेजेंट है, लाइक हार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, और अदर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है, उनको मोस्टली सप्लाई करता है। फिर आ जाता है हम लंबर प्लेक्सस पे, लंबर रीजन जिसको हम बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी आपने देखा होगा वर्टिब्रे होते हैं, वर्टिब्रे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकेक्स, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमारे यहाँ पे क्रेनियल जो हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं, वो भी इसी के बेसिस पे नेमिंग की गई है। तो सैक्रल प्लेक्सस यहाँ पे है, फिर कोकीजियल प्लेक्सस। तो डायग्राम शोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट चलें, तो अगर हम डिवीजन की बात करें नर्वस सिस्टम की, तो सीएनएस जो हमारा बॉडी का मास्टर कंट्रोल यूनिट है, और फिर पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी को लिंक करता है आउटसाइड वर्ल्ड से, ताकि हम सेंस कर सकें, आउटसाइड एनवायरनमेंट को हम सेंस कर सकें, उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा ब्रेन स्टेम है, और ब्रेन आ जाता है। ब्रेन स्टेम में हमने देखा था हमारा क्या था, मिड ब्रेन था, हमारा पोन्स था, और मेडुला ऑब्लंगाटा।
तो स्पाइनल कॉर्ड अ कॉलम ऑफ नर्व्स बिटवीन द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा कनेक्ट करता है सीएनएस को पीएनएस के साथ, ठीक है। और ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन स्टेम क्योंकि बीच का मिडल रीजन है, तो ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है। ब्रेन की बात करें तो डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। इसके भी डिफरेंट सब डिवीजन है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन के जो सब क्लासेस हैं, सब कैटेगरी हैं, वो आपको याद करनी उतनी ज़रूरी नहीं है। जस्ट लेकिन हमें एक पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि इसके भी सब क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। इसके भी सब क्लासेस थोड़ा आइडिया हमें होना चाहिए। फिर आते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो जैसा मैंने बताया था कि इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सबसे पहला है हमारा। फार्माकोलॉजी में एएनएस का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है एएनएस, तो एएनएस को समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एएनएस ही ज़्यादातर जो इनवॉलेंट्री जो प्रोसेसेस होती हैं बॉडी में, लाइक अगर हमने बात की थी रेस्पायरेटरी रेट की बात की थी, जो हम रेस्पायरेशन जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा रेगुलर चलता रहता है। और हार्ट रेट की बात की थी हमने, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे चलती रहती है उसकी हमने बात की थी, ठीक है। तो रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री बॉडीली प्रोसेसेस इंक्लूड हार्ट रेट, रेस्पायरेशन, डाइजेशन जो है हमारा वो भी इसी में आ जाता है, और जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन थी, हार्मोनल सिक्रीशन थी, वो भी इसी में आ जाता है हमारा इनवॉलेंट्री में, ठीक है। प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन ये भी हमारा इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस डायरेक्शन, मतलब इसमें हम जो हमारा सीएनएस का रोल होता है, लेकिन ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, फिर आते हैं हम पीएनएस के सेकंड पार्ट पे, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये कैरी करता है जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम सबसे मतलब हमारे जितनी भी स्किन प्रेजेंट है, ठीक है, स्किन में हमारा मोस्टली जो सोमैटिक नर्व्स हैं वो हमारे स्किन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसका काम होता है सिग्नल्स को सेंस करना। लाइक अगर एक सिंपल एग्जांपल आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड ईयर में, जब आपने नर्वस सिस्टम आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि जब भी हम मान लो हमने गरम, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि गरम चीज़ को हमने एक गरम बर्तन को टच किया तो तुरंत हमें एक सेंस प्रोड्यूस होता है, हीट का सेंस जिसको हम बोलते हैं। हीट का सेंस क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारे स्किन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं हीट प्रोसेसिंग रिसेप्टर्स, ठीक है। तो वो रिसेप्टर डायरेक्टली सिग्नल, एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि जैसे ही हाई टेम्परेचर पे हमने अपनी फिंगर रखी या फिर स्किन टच हुआ, वो तुरंत एक सेंसरी इंफॉर्मेशन कन्वे करता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और वही स्पाइनल कॉर्ड फिर ब्रेन में लेके जाती है उस सिग्नल को, ठीक है, थ्रू सेंसरी नर्व्स। और फिर ब्रेन से जो मोटर नर्व्स वो सिग्नल को वापस लेके आते हैं हमारे फिंगर तक, या फिर जो हमारे स्किन है वहां तक लेके आते हैं, और फिर वहां से हमारे जो स्किन या टिश्यू की या फिर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और वहां से हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं विद इन अ सेकेंड। जैसे ही टच किया विद इन अ सेकेंड हम हाथ हटा लेते हैं वहां से। तो आप समझ सकते हो कि कितना फास्ट एक रिएक्शन है, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम का। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द सीएनएस, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन लाइक हमारा स्किन, सिंपल एग्जांपल स्किन, ठीक है। तो स्किन से डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सीएनएस को गया, उसके बाद जो रिलेज मोटर, यानी कि मोटर जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। वो कमांड करते हैं हमारे मसल्स को और वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ताकि हम वहां से हाथ हटा सकें या फिर हम बॉडी की मूवमेंट कर सकें, ठीक है। इसलिए हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सब डिविजन्स की। तो इसमें हमारा सबसे पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सेकंड क्लास। तो पहली क्लास जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये इसका बेसिक काम क्या होता है, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्शन और स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट की मोड में के लिए प्रिपेयर करता है बॉडी को, ठीक है, फाइट और फ्लाइट की मोड के लिए प्रिपेयर करता है। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये काम करता है, रिलैक्स करता है। लाइक अगर हम बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होते हैं वो डायलेशन भी कराते हैं कुछ, ठीक है, कुछ लाइक वैसोडायलेशन कराते हैं, या फिर जिसको हम बात करें कि प्यूपिल की डायलेशन हो गई, ठीक है, या सारी फार्माकोलॉजी में आप पढ़ोगे। तो ये काम करता है, रिलैक्स करता है बॉडी को, और हेल्प करता है बॉडी को एनर्जी कंजर्व करने में,
ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ताकि बॉडी एकदम रिलैक्स रहे, कूल रहे, बिंदास। ठीक है, जस्ट अ मिनट। एनी क्वेश्चन? Okay, depends on our will to. Reflex action. Yes, Dhruv, reflex action. Nociceptors. हाँ, correct. Nociceptors are also present. ठीक है, आगे चलते हैं। So this is the subdivision of nervous system. तो यहाँ पे हम जानेंगे डिफरेंट जो हमारे फोर ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेंसेफ्लॉन। ठीक है, तो इसमें भी सब डिविजन है इनकी, जिसको हम बोलते हैं सबसे पहले हमारा टेनिनसेफ्लॉन। तो नर्वस सिस्टम यहाँ हो गया, इसके दो डिविजन है, दैट इज CNS एंड PNS। CNS में हमारा आ गया ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं एनसेफ्लॉन। ठीक है, एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं माइलॉन। ठीक है, फिर ब्रेन के अंदर जो सब कैटेगरीज होती हैं, पहला जैसे मैंने बात की थी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन की बात की थी मैंने। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेसेनसेफ्लॉन, और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लॉन। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के अंदर आता है हमारा पोन्स एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम आपने देखा था यहाँ पे, ये रहा रीजन, ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। दिस इज द सेरिबेलम। ओके, इसके भी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। और जो हमारा जो, क्योंकि इन तीनों रीजन से अलग होता है हमारा मेडुला, जिसको हम बोलते हैं माइलिन सेफ्लॉन। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये अलग होता है इन तीनों से। और फोर ब्रेन में हमारा सेरिब्रम आ गया, सेरिब्रम एंड डायनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन इज अ सिंगल पार्ट, हिंड ब्रेन में हमारा पोन्स एंड सेरिबेलम आ जाता है। फिर हम आते हैं क्रेनियल नर्व्स के ऊपर। तो क्रेनियल नर्व्स हमें पता है कि कितनी होती हैं, 12 टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। सबसे पहले हमारा ओल्फैक्टरी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व, देन ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व्स एंड फिर फेशियल नर्व सब पे आ जाते हैं। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व आ जाता है, जो हमारा ईयर को मोस्टली सप्लाई करता है। ठीक है, फिर ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, जो हमारा जो फेशियल है, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आ जाते हैं हम वेगस नर्व पे। तो वेगस नर्व हमारे GIT और रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारे लंग्स को बेसिकली सप्लाई करता है वेगस नर्व। फिर स्पाइनल एसेसरी नर्व्स और हाइपोग्लोसल नर्व्स, तो ये हमारे थे बेसिकली क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये हमारे थे क्रेनियल नर्व्स। फिर आ जाते हैं हम स्पाइनल नर्व्स पे। तो हमने देखा था स्पाइनल नर्व्स, तो इसमें सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोकीजियल, जिसमें C1 to C8 होता है हमारा सर्वाइकल, थोरैसिक होता है T1 to T12, लंबर जो हमारा 6th है, सैक्रल S1 to S5 एंड कोकीजियल, जिसको हम CO बोलते हैं। ठीक है, आगे चलें तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स। ठीक है, मोटर नर्व्स के बारे में अभी जैसे मैंने बताया था कि मोटर नर्व्स जो, जिसको हम बोलते हैं जो एक होता है हमारा एफरेंट नर्व, एक होता है हमारा ईफरेंट नर्व। ठीक है, तो एफरेंट नर्व क्या होता है कि जो सिग्नल को लेके जा रहा है, मतलब सेंसरी, जो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स है उससे सिग्नल को लेके जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एफरेंट। तो सेंसरी नर्व्स जो आ जाते हैं हमारे एफरेंट में आ जाते हैं, एफरेंट नर्व्स में। ठीक है, मोटर नर्व्स की बात करें तो ये, इसको हम बोलते हैं ईफरेंट नर्व, जो सिग्नल को वापस ब्रेन से हमारे सेंसरी ऑर्गन के पास लेके आ रहे हैं, हमारे स्किन के पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्व्स में मैंने सब डिवीजन बताई थी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है हमारा, वो हमारे फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स मूड के लिए। ठीक है, रिलैक्स करने के लिए। फंक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर साइजेस। तो यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स बेसिकली प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन्स में और हमारे पेरिफेरल रीजन में, तो वो अपने साइज पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा लार्ज न्यूरॉन्स। तो लार्ज न्यूरॉन्स बेसिकली हमारा क्या काम करते हैं, मसल कंट्रोल करते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं,
तो हमारे जो प्रेजेंट होते हैं कार्पल जो एक सिंड्रोम होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो हमारे जो हैंड है, ठीक है, हैंड है जो हमारा हैंड हाथ है हमारा प्रेजेंट, इसमें 1 मीटर के आसपास, 1 मीटर का मैक्सिमम लार्ज जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 1 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो यही न्यूरॉन्स हमारे रिस्ट तक जाता है, रिस्ट तक जाता है और ये फिर हमारे फिंगर्स को सप्लाई करता है, ठीक है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारा रिस्ट है, रिस्ट में जो यहाँ पे मिडल बोन जो आप यहाँ पे फील कर सकते हो, बीच में आप छू के देख सकते हो, ठीक है, कि जो दो बोन्स जो उभरी हुई सी है ना, उनके जस्ट बीच में जो एक मिडल बोन है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू लाइक अगर गाउट की प्रॉब्लम है, जो जॉइंट्स की बेसिकली प्रॉब्लम होती है यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। तो उस केस में यहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और वो जो न्यूरॉन है, जो हमारा कार्पल न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे सप्रेस हो जाता है। तो उसकी एक्टिविटी में क्योंकि उसको सप्लाई करना है हमारे फिंगर्स को, तो फिंगर्स की मूवमेंट नहीं हो पाती, यहाँ पे हमेशा टिंगलिंग होती रहती है, मतलब ऐसे लगता है कि फील नहीं हो रहा कुछ, ठीक है, ऐसा लगता रहता है। तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो वही एक जस्ट लार्ज न्यूरॉन का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वो 1 मीटर के आसपास होता है। तो उसका काम होता है हमारे मसल कंट्रोल, टच और पेन की जो सेंसेशन होती है, वाइब्रेशन और अदर रिस्पॉन्सेज, ठीक है। लार्ज न्यूरॉन्स का बेसिक काम होता है जो हमारे लेग्स और हैंड्स में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। स्मॉल न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल न्यूरॉन्स का काम होता है कोल्ड सेंसेशन, वार्म सेंसेशन, मोटिवेशन। मोटिवेशन बेसिकली क्या, मोटिवेशन लाइक हम किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए किसी चीज़ से, हमारे अंदर एक लाइक जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन इज व्हाट, कि वहाँ पे हमारी हार्मोनल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और जो हमारे मूड एलिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मोटिवेशन, ठीक है। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के लिए भी काफ़ी जो स्मॉल न्यूरॉन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल जो हमारा रीजन होता है फ्रंटल, ठीक है, उसमें जितने मोस्टली न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हिपोकैम्पस है, हिपोकैम्पस इज मेन रिस्पॉन्सिबल, हिपोकैम्पस एंड अमिगडाला। तो वो भी बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको मेमोनिक ज़्यादा मैं लेके नहीं बता रहा, मेमोनिक मैंने अलग रखे हुए हैं, ठीक है। मेमोनिक से क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि सर इसको कैसे कैसे याद रखना है, आपने ये भी चीज़ बताई, ये भी चीज़ बताई, ठीक है। तो अगर मैं मेमोरी की ही बात करूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो मेमोरी कौन सा रीजन मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज हिपोकैम्पस, अमिगडेला एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये हमारे मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेमोरी के लिए शॉर्ट टर्म जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। न्यूरोट्रांसमिशन की बात करें तो जितने भी वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स है लाइक एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन हो गया, एसिड जो हमारा एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन हो गए, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इमोशंस और जितने भी स्ट्रेस कंडीशंस हैं लाइक डिप्रेशंस की बात करें तो उसमें भी मूड लाइक एलिवेशन अप डाउन होता रहता है, डिप्रेशन में जो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बॉडी बेसिक फिजियोलॉजी लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, तो ये स्मॉल न्यूरॉन्स इन सब जो जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं इन सबको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। अब व्हाट इज पोलैरिटी, पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो क्योंकि एक्शन पोटेंशियल भी हमें देखना है कि एक्शन पोटेंशियल मतलब एक नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहा है ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल। ये आप उसमें पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी में आप पढ़ोगे, आपका हार्ट में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है क्योंकि वहां पे भी आपकी कंडक्शन होती है, ठीक है, एवी नोड ऐसे नोड के थ्रू। और आपके नर्वस सिस्टम जो हमारे न्यूरॉन्स है वहां पे भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है जो हमारे न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए, जो हमारे नर्व इम्पल्स जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो बायपोलर ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी की, तो व्हाट इज पोलैरिटी बेसिकली, तो पोलैरिटी क्या, एक मेम्ब्रेन का, चलो एक यहाँ पे बना लेते हैं कि दिस इज अ मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन मान लो कि न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूरॉन वाला मेम्ब्रेन है। इसके बाहर आउटसाइड और मतलब इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में आयंस प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं कि बाहर नेगेटिव आयंस है और अंदर पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। तो अंदर जब पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन,
डीपोलराइजेशन। तो वैसे मैंने बस बस बात की थी पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी क्या मतलब, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन हमारे बाहर भी है और इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन हमारे अंदर भी है। तो वो क्या मिलके बनाता है, पोलर। पोलर इन नेचर मतलब पोलर क्या, एक पॉजिटिव इधर हो गया और नेगेटिव इधर हो गया, एक मैग्नेट की तरह। ठीक है, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो ये क्या बनाता है, किसी भी कंपाउंड को पोलर बनाता है। लाइक H2O है हमारा, ठीक है, H2O है। तो H2O ही पोलर ही नेचर है ना वो भी। ठीक है, तो यानी कि इक्वल कंसंट्रेशन पॉजिटिव की इनसाइड द सेल भी है और इक्वल कंसंट्रेशन नेगेटिव आयंस की आउटसाइड द सेल में, मतलब दोनों साइड में इक्वल कंसंट्रेशन है नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की। उसको हम बोल रहे हैं पोलर, पोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि सर एक्शन पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि किस टाइप से जो पॉजिटिव आयंस हैं वो अंदर आ रहे हैं और नेगेटिव आयंस किस टाइप से बाहर जा रहे हैं। तो वो डीपोलराइजेशन करा रहे हैं, रीपोलराइजेशन कैसे करा रहे हैं, हाइपर पोलराइजेशन कैसे करा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्शन पोटेंशियल का खेल है ना, ये बहुत समझना ज़रूरी है। एक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही आप जो सीवियस जो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, अगर अरिथमिया की बात करें तो जो हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यही एक्शन पोटेंशियल को। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। और एक्शन पोटेंशियल का रोल हमारे न्यूरो ट्रांसमिशन में भी है, जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये था हमारा पोलैरिटी, मतलब एक पोलर मेम्ब्रेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी हम बात करते हैं बायपोलर। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा बायपोलर, मतलब दोनों साइड बायपोलर इन नेचर, जिसको हम, जो हमारा टाइप ऑफ होता है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स, तो जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इसके अलावा हमारे जो थर्ड टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ सपोर्टिंग न्यूरॉन्स, जो हमारे मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स को सपोर्ट करते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम यूनिपोलर पे, मतलब यहाँ पे एक सिंगल मतलब सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे सिंगल ही पोलर मॉलिक्यूल है, या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, यूनिपोलर। मल्टीपोलर की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर क्यों बोला गया है इसको, आप ये पूछोगे कि सर इसको पोलर क्यों बोला गया है न्यूरॉन्स को। तो पोलर इसलिए बोला गया है कि अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करें, देखो यहाँ यूनिपोलर, सिंगल प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। सिंगल प्रोसेसेस इज व्हाट, कि यहाँ पे एक सिंगल, यहाँ पे एक तो ये पूरा है सोमा सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है। इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ डेंड्राइट्स है। ठीक है, ऊपर की तरफ डेंड्राइट्स है, तो और नीचे की तरफ एक्सॉन टर्मिनल बटन्स हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन होगा, नर्व इम्पल्स जनरेशन होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला है बायपोलर इन नेचर। ठीक है, यूनिपोलर की बात करें तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो सोमा सेल बॉडी। तो यहाँ से जो भी हमारा जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो एंटर करेगा तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं यूनिपोलर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, मल्टीपोलर की बात करें तो मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स मतलब मल्टीपोलर, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा, मतलब एक टाइप से इसका बायपोलर इन नेचर ही होता है। ठीक है, बायपोलर इन नेचर होता है, लेकिन मोटर न्यूरॉन्स के अदर फंक्शन होते हैं, इसलिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है बायपोलर से। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स। और फिर ये आ जाते हैं हमारे पायरामिडल सेल्स, जिसको हम बोलते हैं एपिंडाइमल सेल्स टाइप के होते हैं। ये सेल प्रोजेक्शंस होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं बेसिकली न्यूरॉन्स को। तो बायपोलर पे आ जाते हैं जिसमें हमारा एक एक्सोन भी है और डेंड्राइट्स भी है। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। मल्टीपोलर की बात की हमने तो मल्टीपल प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल वेराइटीज। ठीक है, तो इनका बायपोलर इन नेचर भी होता है मल्टीपोलर का, और इसके अलावा मोटर फंक्शन भी होता है इनका। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। फिर आ जाते हैं हम जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर आपने रोजन विल्सन में मैंने लिया है, रोजन विल्सन से, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो जैसे सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन है, तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन से गई, स्किन से। ठीक है, स्किन से गई, और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारे जो बेसिकली गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, इस टाइप से, इसको हम बोलते हैं रिले स्टेशन, मतलब यहाँ पे आके मैसेज कन्वे होता है।
और मैसेज मतलब एक न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इम्पल्स को जहाँ पे जाना होता है तो वो गैंग्लिया उसको स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू उस न्यूरॉन पर्टिकुलर न्यूरॉन के थ्रू भेजता है। ठीक है, तो जैसे ही स्किन से कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन आई तो वो इस गैंग्लिया के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पे गई और स्पाइनल कॉर्ड ने उसको ब्रेन में भेजा, या तो मेडुला में भेजा या फिर हमारे मिड ब्रेन में भेजा, लिम्बिक सिस्टम में। ठीक है, फिर वहां से जो भी हमारे मोटर न्यूरॉन्स थे, दीज आर द मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स, इनका एक्शन आएगा, फिर ये वापस मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इन्हीं गैंग्लिया के थ्रू हमारे न्यूरो ट्रांसमिशन जो हमारे सप्लाई करेंगी, और ये जाके हमारे मसल, जो हमारे मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स जैसे स्केलेटल मसल हो गया हमारा, कार्डियक मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स हो गए और ग्लैंड्स हो गए, इनको जाके कंट्रोल करते हैं, यानी कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं या फिर इनकी रिलैक्सेशन कराते हैं। तो अफेक्टर ऑर्गन्स में हमारे जो दो टाइप्स हमने मेंशन किए थे, जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम था, सोमैटिक नर्व्स जो थे हमारे, वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल के लिए थे, यानी कि जो स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रहे हैं वो है हमारे सोमैटिक नर्व्स। ऑटोनॉमिक की बात की थी मैंने, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की, तो ये हमारे कार्डियक मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब ये ऑटोमेटिक चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और ग्लैंड्स में से जितनी भी हार्मोनल या फिर एंजाइमेटिक सिक्रीशन होती रहती है। ठीक है, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सेंसरी रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या सेंसरी रिसेप्टर्स का क्या क्या रोल होता है, तो साइट में होता है, मतलब हम जो देखते हैं उसमें, हियरिंग में, स्मेल, टेस्ट और टच में। इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो सैचुरेशन है हमारे ब्लड में उसको मेजर करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो हमारे बेसिकली हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, कीमो रिसेप्टर हार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा हमारे ब्रेन के रीजन्स में भी प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, जैसे मेडुला में हमारा प्रेजेंट होता है। ऑस्मो रिसेप्टर्स, यहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर्स भी है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। बैरो रिसेप्टर्स भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे, मतलब आप पढ़ोगे धीरे धीरे आगे जाओगे, इसलिए जस्ट मैंने आपकी बेसिक से थोड़ा सा स्टार्ट किया है, ताकि ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट हैं और इनका क्या क्या रीजन है, कौन कौन से ड्रग इन पे जाके बाइंड करते हैं। लाइक अगर एसिटाइल मस्कर्निक रिसेप्टर्स की बात करें, निकोटिनिक रिसेप्टर्स की बात करें, ठीक है, सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करें, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करें, ठीक है, तो ये सब रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जिनका न्यूरो में बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन? तो हमने न्यूरॉन का पूरा पार्ट देख चुके हैं, सेल बॉडी, ब्रांचिंग, प्रोजेक्शन, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और डेंड्राइट्स ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को टू न्यूरोनल सेल बॉडी, और एक्सोन उसको फिर आगे इन्फॉर्मेशन को आगे भेजते हैं। 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स नेम्ड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन इन विच दे ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। तो सेंसरी, जिसको हम एफरेंट बोलते हैं, मोटर को इफरेंट बोलते हैं, और इंटर न्यूरॉन्स जो दोनों के बीच में मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स एफरेंट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन सीएनएस फ्रॉम ऑल लोकल रीजन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स की बात करें, इफरेंट है, ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन और नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम लोकल रीजन टू स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मैंने बताया था कि सेंसरी ऑर्गन मतलब हमारे स्किन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेके गया, और फिर स्पाइनल कॉर्ड ने फिर ब्रेन को भेजा। ठीक है, और फिर ब्रेन से ही फिर वो वापस स्पाइनल कॉर्ड से आके फिर अफेक्टर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स तक हमारे वॉलेंट्री रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, इंटरन्यूरॉन्स कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स एक टाइप का सपोर्टिंग न्यूरॉन्स है बस। हाँ, तो एक्सोन, जैसे मैंने बताया था माइलिन शीथ के बारे में, माइलिन शीथ किससे बना होता है? मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द ये हमारी माइलिन शीथ है। तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल यूनिट्स और हमारे फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड यूनिट से बना होता है, एंड दिस इज अ वाइट फैटी सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शिवान सेल्स। तो इनके बीच में जो हमारा शिवान सेल प्रेजेंट है, ये जो ब्राउन रीजन आप देख रहे हो, ब्राउन पार्ट, वो है शिवान सेल। तो ये शिवान सेल बेसिकली क्या काम करता है? हमारी माइलिन शीथ की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिंथेसिस के लिए। ठीक है, substance formed by the specialized cells called शिवान सेल्स। तो शिवान, ये हमारी माइलिन शीथ व्रैप होती है, मतलब चारों तरफ ऐसे सराउंडेड होती है एक्सोन के,
एक्सोन आउटसाइड द सीएनएस। आउटसाइड द सीएनएस मतलब हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है इसका मेन रोल, माइलिन शीथ का पेरिफेरल में। ठीक है, हमारे जो सीएनएस है उसमें हमारे, जैसे अभी मैंने बताऊंगा ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा वाइट मैटर होता है, वाइट मैटर वो होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं हमारे वहां पे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और जो हमारा ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर में होते हैं हमारे डी माइलिनेटेड, मतलब वहां पे माइलिन शीथ न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर में। ठीक है, तो जो हमारे हाँ, हमारे जो माइलिन शीथ जो कैरी करते हैं, यानी कि हमारा व्हाइट मैटर वाले, ये हमारे मोस्टली पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड द न्यूरोलिमा। तो इसके चारों तरफ, जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बीच का पार्ट मान लो एक्सोन है, इसके चारों तरफ इस टाइप से प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो सराउंडेड, जिसको ये सर्कल्स जो मैंने लगाए हैं, बीच का पार्ट है हमारा एक्सोन का। ठीक है, ये हो गया हमारा शिवान सेल, और ये जो सराउंडेड जिसको मटेरियल बोल रहे हैं इसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा, और इसी के बीच में हमारा शिवान सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड एक्सोन। ठीक है, माइलिन शीथ अलाउज एंड हेल्प्स इन फास्टर कंडक्शन, मतलब माइलिन शीथ और नोड्स ऑफ रेनवियर का बहुत ज्यादा रोल होता है हमारे फास्टर कंडक्शन के लिए, फास्टर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन और नर्व इम्पल्सेस। नोड्स ऑफ रेनवियर आर इंटरप्टेड सेगमेंट, जैसे मैंने बीच में बताया था कि ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर है, ये जो बीच के ब्रेक रीजन्स है, मतलब इंटरप्टेड रीजन्स है। ठीक है, बिटवीन द शिवान सेल्स, ग्लायल सेल्स हेल्प्स टू होल्ड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द फंक्शन मेन न्यूरॉन्स टुगेदर फॉर नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ नर्व ट्रांसमिशन। और ग्लायोमा, आपको पता है कि ग्लायोमा हम किसको बोलते हैं? ग्लायोमा इज अ टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर अकर्स ड्यू टू सेवरल पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा डेमो लेक्चर है वो हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कोई पूछना है, एनी क्वेश्चंस आर इनवाइटेड, दे कैन आस्क। चलो, तो मैं एक आपको मैं लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पैटर्न दिखा देता हूँ। हाँ, एनी क्वेश्चन? सो होप आप बोर नहीं हुए होगे लेक्चर में। आई गेस थोड़ा सा मज़ा आया होगा, मतलब कुछ नई चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, जानी होंगी। सर, रिफ्रैक्टरी पीरियड में एक्शन पोटेंशियल होगा? रिफ्रैक्टरी पीरियड इज अ सिंगल एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड किसको बोलते हैं? कि एक जो सिंगल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें कि यहाँ से जनरेट हुआ, मान लो -65 मिलीवोल्ट से जनरेट हुआ, और वो जाके हाइपर पोलराइजेशन मतलब होती है लास्ट तक, जब तक रिलैक्सेशन फेस नहीं आ जाता। ठीक है, मतलब नीचे वापस नहीं आ जाता कर्व, तो उस एक पूरे रीजन को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, उस एक पूरे रीजन को हाँ, रिफ्रैक्टिव पीरियड को ही हम एक्शन पोटेंशियल से कंसिडर कर रहे हैं ना। सीटीजेड कहाँ? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन हमारा मेडुला में प्रेजेंट होता है रितेश, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, सीटीजेड नोट सेंड करेंगे सर? बिल्कुल कर देंगे। नर्वस सिस्टम नहीं, नर्वस सिस्टम इज नॉट डन, बहुत चीज़ें हैं अभी, लेकिन जस्ट एक ये डेमो लेक्चर था, तो इसलिए मैंने क्योंकि मेरी टाइमिंग थोड़ी सी फिक्स है कि आपको, मतलब टीम से बोला गया था कि आपको 1 घंटा 15 मिनट के आसपास आपको लेक्चर लेना है, तो जितना हो सका मैंने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन मैंने आपको अच्छे से मतलब समझाने की कोशिश की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको समझ में आया ना, मतलब क्लियर है? बोरिंग वगैरह लेक्चर? वेद सर का लेक्चर समझ आया आपको? बताओ यार, जल्दी बताओ। और कुछ डाउट है स्टडीज से रिलेटेड, एचएपी से रिलेटेड, तो आप आकाश वेद सर से पूछो। yes. और कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स हैं तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ बस। यस सर, बाकी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं यार, और रिव्यूज नहीं है। आपका रिस्पांस तो चाहिए मुझे भी, क्योंकि अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है ना, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग
मैं खुद को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकूं। सर जी जो जीडीसी से ज्वाइन है तो फार्मा माइंड्स भी ज्वाइन करें? अरे जीडीसी अलग है, फार्मामाइट्स अलग है। हाँ ठीक है, जतन। फार्मामाइट्स के अंदर हर टीचर जीपैट नाइपर क्वालिफाइड है, और हम जो अटेंशन देते हैं ना एक एक बच्चे को, वो कोई नहीं देता, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। देखो ठीक है। जीडीसी, जीडीसी का हम कुछ हम बोल नहीं सकते, बट स्टिल जैसे सर ने बताया, ठीक है। तो अब मुझे आपके रिस्पॉन्स जानने हैं कि मतलब आपको समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुए थोड़े बहुत, क्योंकि आपने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई है और ये आपके लिए फार्माकोलॉजी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे आने वाली है, तो आपको समझना ज़रूरी है। तो जब भी लाइक क्लास होगी, तो नर्वस सिस्टम जब भी मैं क्लास में लूँगा, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें मैं पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट करेंगे हम। कल आपकी क्लास है समीप सर की, और वो पढ़ाएंगे आपको टैनिन्स, फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो स्टडीज से कुछ भी डाउट है आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, और बाकी कुछ जीपैट नाइपर से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। हम्म, जो भी डाउट है यू कैन आस्क नाउ। ठीक है, मैं आपके लिए पूरी मीटिंग के दौरान रुका हुआ। हाँ आई आपको कैन अभी, सी द नंबर। यस, हाँ, अभी आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कोर्स और एनरोलमेंट या फिर कोई भी जीपैट नाइपर की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप आकाश सर यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं डायरेक्टली। कुछ भी डाउट है, फीस, लेक्चर्स की टाइमिंग्स, नोट्स, एमसीक्यूज, सारी की सारी क्लासेस आपकी मीट पे नहीं होंगी, आधी क्लासेस मीट पे होंगी और आधी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पर होंगी। ठीक है तन्मय, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कुछ क्वेश्चन दिखा दो भैया आकाश, प्रीवियस ईयर के। ओके सर। आकाश और जीपैट की कट ऑफ जनरल की 96 परसेंटाइल कट ऑफ आई है 2023 के अंदर जतन। चलो देखो रोज ये, आपकी एक क्लास हो। यस हाँ सर, देख लो भाई पहले ये। तो ये है जीपैट 2020 2016 के क्वेश्चंस हैं जो आपके सीएनएस से आए थे, बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम से आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द लोकेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर इज कंसिडर्ड टू बी, ब्लड ब्रेन बैरियर क्योंकि हमें पढ़ना है, ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमारे 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं। शायद 2009 में भी रिपीट हुआ है, ये 2011 में रिपीट हुआ है और 2016 में। तो मैंने 2016 का यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। तो अगर इसके ऑप्शंस देखें तो एट द लेवल ऑफ ब्रेन कैपिलरीज, तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि ब्रेन कैपिलरीज से कैसे हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर एसोसिएटेड है। एट द लेवल ऑफ ग्लाया, ये ग्लाया है बेसिकली, एट द लेवल ऑफ डेंड्राइट्स और एट द लेवल ऑफ न्यूरॉन्स। तो मतलब एक टाइप से हमें कंसेप्ट क्लियर होगा ना जब, तो हम आराम से कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या बोलता है कि जितने भी हमारे ग्लायल सेल्स हमारे प्रेजेंट हैं, ग्लायल सेल्स जो हमारे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली ब्रेन न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ हमारी ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती हैं इस टाइप से। मतलब ये हमारा ग्लायल सेल है, ठीक है, ये न्यूरॉन हो गया, और यही टोटली मिलके हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर की ट्रिपल बी की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन आया ब्लड कैपिलरीज, तुरंत दिमाग में आ गया कि हाँ ब्रेन कैपिलरीज प्रेजेंट थी और वो हमारे ग्लायल सेल्स के साथ, हमारे न्यूरॉन्स के साथ एक कंपैक्ट फॉर्मेशन बना रही थी, मतलब एक पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना रही थी, और वही ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन कर रही थी। तो यहाँ पे डायरेक्टली पिक कर लोगे आप कि हाँ ब्लड ब्रेन बैरियर इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखें तो ये थोड़ा कोलोजी से रिलेटेड है, पार्किंसन डिजीज। देर इज अ प्रोमिनेंट लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पार्किंसन डिजीज में जो न्यूरो डिजनरेशन का एक डिजीज है, ठीक है, तो उसमें सब्सटेंशिया नायग्रा, तो ये हमारा आ जाता है पैथो का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि हमारे ब्रेन की कौन सा रीजन है जहाँ पे जिसकी वजह से जहाँ पे न्यूरॉन की डीजनरेशन होती है और जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली हमें, क्योंकि हमने पैथो में पढ़ा हुआ है कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स, व्हाट आर द मेजर कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्किंसन डिजीज, तो वहां से हमें पता लग जाएगा, डायरेक्टली आइडिया हो जाएगा सब्सटेंशिया था, ठीक है, सब्सटेंशिया नायग्रा में हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो नर्व इम्पल्स से रिलेटेड है। फ्रॉम द कॉक्लिया, कॉक्लिया अराइव फर्स्ट इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो जो हमारा वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है, वेस्टी बिलो कॉक्लियर नर्व, तो ये हमारा सप्लाई, क्योंकि ये हमारा जो है हमारा क्रेनियल नर्व्स का पार्ट है, और क्रेनियल नर्व्स मतलब हमारा ये डायरेक्टली सप्लाई करता है, जो हमारा इसका सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है वो जाती है मेडुला के पास, ठीक है।
मेडुला के पास ही जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व हमारे मेनली ऑडिट मतलब जो हम सुनते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, सुनते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं, और उसके अलावा वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व का हमारा वॉमिटिंग में भी रोल होता है। ये हम आगे पैथो में जब आप पढ़ोगे, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि वॉमिटिंग का पूरा मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जीपैट में, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मतलब एक लेवल ऊपर हमें पढ़ना है, जितना हमने बी फार्म में पढ़ा है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए हम पढ़ के आए उससे हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है यहाँ पे। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, चाहे सिर्फ मैं एचएपी पैथो की बात नहीं कर रहा यहाँ पे सूटिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फार्माकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक लेवल ऊपर पढ़ना पड़ेगा। आई एम राइट सर, आकाश सर? एब्सोल्युटली यू आर राइट, एब्सोल्युटली। क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए, ठीक है। 3 क्वेश्चंस थे। यहाँ पर किसी को डाउट था कि दूसरा क्वेश्चन फार्माकोलॉजी का था, तो फार्माकोलॉजी का नहीं है, वो पैथोफिजियोलॉजी का है, ठीक है। 2 डिजीज होती हैं, अल्जाइमर, ध्यान से सुन लो, अल्जाइमर और पार्किंसोनिज्म। इसके अंदर भूलने की बीमारी होने लगती है। जब बुढ़ापा आता है इंसान भूलने लगता है, ठीक है। तो कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होती हैं उनका लॉस हो जाता है अल्जाइमर डिजीज में, और पार्किंसोनिज्म में किसका लॉस होता है? डोपामीन का, ठीक है। तो मैं भी पढ़ाऊंगा आगे चल के। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से ले लेता हूँ। कितनी जीपैट की कट ऑफ थी जनरल की? तो 96 परसेंटाइल। मार्क्स किसी को पता नहीं लग पाए, ठीक है जतिन। रेफरेंस बुक के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जितने हमारे नोट्स हैं, जितने हमारे लेक्चर्स हैं, जितने हमारे नोट्स हैं, जतिन आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लेंगे। हाँ, तो जितने हमारे नोट्स हैं, जितने हमारे लेक्चर्स हैं ना, आप उसको पढ़ लोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 250-300 मार्क्स आपके वहां से आ जाएंगे, ठीक है। हमारे इस बार की रैंक रही है टॉप 7 रैंक जो कि यूट्यूब से आई थी, और 25 रैंक हमारी मैक्सिमम रैंक रही है, ठीक है। प्योर हमारी ही रैंक है वो, ठीक है। 25, 33, ऑल इंडिया रैंक 100, ठीक है, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे। नेक्स्ट चीज है टेस्ट सीरीज। टेस्ट का मैं बता देता हूँ, हम लोग इस तरह से पढ़ाते हैं। पैटर्न हमारा पढ़ाने का ये है, हम मंडे टू सैटरडे पढ़ाएंगे, और संडे को जो हम पढ़ाएंगे उस चीज का क्लास टेस्ट होगा। मतलब मंडे टू सैटरडे हमने जो पढ़ाया उस चीज का क्लास टेस्ट संडे को होगा, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि आपको कितना समझा, और अगर नहीं समझा तो रिवाइज करने का। थैंक यू सो मच सूर्यांश फॉर द रिव्यू। हम कोशिश करेंगे, देखो पता ही एक्चुअली ये था कि बहुत स्लो पढ़ाते, हम क्लास की तरह स्लो ही पढ़ाते हैं, ठीक है। आज थोड़ा पोर्शन ज्यादा कवर करना था ताकि आपको डाइवर्स टॉपिक्स दिखाने थे कि यार ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, ताकि आपको आइडिया लग पाए। लेकिन क्लास के दौरान वी टीच स्लो ओनली। अगर मैं अपना बताऊं, फार्माकोलॉजी के इकलौते मैंने 106 लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं पिछले साल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपका रिव्यू अच्छा है, एंड विल जो भी चीज आपने बोली विल कंसिडर दैट आल्सो, ठीक है। मोहम्मद सोहेल का क्वेश्चन है कि क्लास रोज कितनी होगी? हर दिन एक क्लास होगी आपकी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जीपैट पास आएगा ना, क्लासेस इंक्रीज करेंगे, वो करनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का बता दिया, मंडे टू सैटरडे पढ़ोगे, उसी चीज का संडे को टेस्ट होगा। ये फॉर्मूला हमने पिछले साल लगाया था, हमारे 130 बच्चे क्वालिफाई हुए, और इस साल भी हम ये लगाएंगे। एक क्वेश्चन कोलॉजी से नहीं था, वो पैथोफिजियोलॉजी से था जतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वी आर वेटिंग फॉर यू, ओके, वेटिंग ऑफ यू। सर क्लास के बीच बीच में क्वेश्चन करने से अच्छा होगा, ठीक है। हमारे जब लेक्चर स्टार्ट होंगे मेन वाले, तो उसके अंदर हम ये फॉर्मूला रखते हैं कि जो भी हम पढ़ाते हैं, सपोज हमने आज 15 स्लाइड्स पढ़ाई, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। तो कुछ स्लाइड्स करेंगे और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 5 या 6, ताकि आपको ये पता लग पाए कि आपको चीज़ समझी है कि नहीं। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? मैं आपको लास्ट ईयर एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर हमने जुलाई के अंदर बैच लॉन्च किया था, और हमारा सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट हो गया था। तो इस बार भी हम जनवरी तक कंप्लीट करा देंगे, फरवरी मार्च रिवीजन करेंगे। रिपीट अल्जाइमर एंड पार्किंसोनिज्म डिफरेंस। ओके, देखो 2 डिजीज होती है, अल्जाइमर एंड पार्किंसोनिज्म, ठीक है। दोनों ही न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है। न्यूरो डीजेनरेटिव का क्या मतलब होता है? न्यूरॉन प्लस डीजेनरेटिव, मतलब कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन का लेवल कम होते जा रहा है, समझा। उसके बाद क्या होता है, रीजन अलग अलग है। अल्जीमर के अंदर क्या होता है, आपका एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन पार्किंसोनिज्म के अंदर क्या होता है, डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। लेकिन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, भूलने की बीमारी हो रही है एक पर्टिकुलर एज के बाद, लेकिन रीजन अलग अलग है। अल्जीमर का एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, और पार्किंसोनिज्म में डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। क्लियर दीक्षा? बताओ मुझे, आपको क्लियर हुआ कि
दोनों के अंदर क्या हो रहा है, दो केमिकल है अलग अलग काम हो रहे हैं। आई थिंक Yes, इससे sir. कोई बता नहीं पाएगा। और बताओ यार। सर मैं भी फोर्थ सेम में बैच लेना चाहिए। मोहम्मद सोहेल, आप संकल्प 2.0 लो, वो 2 साल का बैच है। 2024 भी अब उसमें कवर करेंगे और 2025 भी कवर करेंगे, ठीक है। सर ये बैच नहीं कर सकते हैं ज्वाइन। ये आपके लिए तो बैच है, आपको ज्वाइन ही तो करना है, तभी तो क्लासेस हो रही हैं। आप 2024 भी ज्वाइन कर सकते हो, 2025 भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये डिटरमाइन करना है कि आप कौन सा जीपैट देने वाले हो। अगर आप बहुत जल्दी 4th ईयर में आने वाले हो तो आप संकल्प 2024 ज्वाइन करो। लेकिन अगर आप ऐसे हो जो आप 2nd ईयर में हो या आप 3rd ईयर की बिल्कुल स्टार्टिंग में हो तो आप 2025 ज्वाइन करो। आप कैलकुलेट करो कि आप जीपैट कब देने वाले हो, ठीक है। जो भी जीपैट 2025 में आएगा वो हमसे 4 बार पढ़ेगा। 4 बार क्यों पढ़ेगा? क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं रिवाइज कराते हैं। तो जो 2024 में आने वाला है वो 2 बार पढ़ेगा, ठीक है। और जो 25 में आने वाला है वो ये चीज 4 बार पढ़ेगा, ठीक है। तो पिछला जो बैच हमने लॉन्च किया था मार्च के अंदर, उसके अंदर दोनों बच्चे हैं हमारे, 2024 के भी और 25 के भी, ठीक है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है आप 25 का भी ज्वाइन कर सकते हो, 24 का भी कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट देखो, हम तो पढ़ाएंगे बिंदास। आपको देखना है कि आप कौन सा जीपैट देने वाले हो और उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करना है। और फीस मैंने बताया, फीस इंडिया में कहीं उठा के ले लो, इससे सस्ती आपको नहीं मिलेगी। और प्रोवाइडेड कि हर एक टीचर जीपैट एंड हाइपर क्वालिफाइड है। कोई और कोचिंग गिना दो जहाँ पर हर एक टीचर का बता रखा है जीपैट एंड हाइपर क्वालिफाइड। सर नाइपर कौन सा बेस्ट है और वर्स्ट है? जहाँ से मैं हूँ वो नाइपर मोहाली वो सबसे अच्छा है, और सबसे वर्स्ट है नाइपर हाजीपुर। लेकिन किसी कॉलेज को वर्स्ट नहीं बोलना चाहिए कभी भी। कंपैरेटिवली अच्छा नहीं है, ऐसे वर्स्ट नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कॉलेज यार, वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छा है मोहाली और कंपैरेटिवली सबसे कम अच्छा है हाजीपुर, नाइपर हाजीपुर। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक बच्चा नाइपर मोहाली पहुंचे या नाइपर हैदराबाद या नाइपर अहमदाबाद पहुंचे, क्योंकि टॉप 3 के ये टॉप 3 सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया के। प्लेसमेंट्स जब आप ज्वाइन करोगे ना, मैं आपको पैकेजेस भी बताऊंगा कि इन कॉलेजेस में क्या पैकेज लगता है। हाँ दीपांशु, मैं ये ऐड करना चाह रहा था यहाँ पर। देखो इतने सारे कॉलेज है ना, अगर आप यूपी में हो तो एक ग्रेटर नोएडा में ही 60 से 70 कॉलेजेस हैं जो आपको मास्टर्स करा के देते हैं। और जहाँ जहाँ भी आप रहते हो हर स्टेट में मास्टर्स के कॉलेज होंगे ही होंगे, ठीक है। उनमें से आपके जो बेस्ट 7 और 8 कॉलेजेस हैं वो है नाइपर के। नाइपर का कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसको आप वर्स्ट बोल सकते हो। आप उनको रैंकिंग दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, आप उनको बेकार बोल ही नहीं सकते, बिकॉज फैसिलिटीज़ वही सब सारी फैसिलिटीज़ है। हाजीपुर इतना पिछड़ा हुआ इसलिए है जस्ट बिकॉज कि वो बिहार में पड़ता है और वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस वजह से कंपनीज वहाँ नहीं जाती, प्लेसमेंट थोड़े से कम होते हैं। बाकी आपको वो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो जिस स्टैंडर्ड की पढ़ाई आपको नाइपर मोहाली में होती है उसी स्टैंडर्ड की पढ़ाई आपको नाइपर हाजीपुर में भी मिलेगी। बस प्लेसमेंट का दिक्कत रहता है क्योंकि कंपनीज जो है, आपको भी पता है कि कंपनीज अच्छी जगह पे आएंगी, है ना। अगर आपको भी पता है डोमिनोज आपके इलाके में आ रहा है तो वो ऐसी जगह पे आएगा जहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ स्मूथ हो। किसी कॉलोनी में डोमिनोज नहीं खुलेगा। सेम ऐसा ही कोई भी कंपनी हायरिंग के लिए आती है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, कंपनीज कॉलेजेस के लोकेशन देखती है। तो किसी भी कॉलेज को आप बेकार नहीं बोल सकते। आप ये देखो कि पूरे इंडिया में उस कॉलेज में उस नाम को पाने, नाइपर टर्म को पाने के लिए 60 से 70 हज़ार बच्चे लड़ रहे हैं, तो आप उसको बेकार नहीं बोल सकते। आप रैंकिंग दे सकते हो उसको। नाइपर हाजीपुर से भी अच्छी प्लेसमेंट्स हुई हैं, ठीक है, अच्छा कॉलेज है वो भी। कंपैरेटिवली सबसे अच्छा मोहाली और कंपैरेटिवली सबसे कम अच्छा हाजीपुर है, प्लेसमेंट वहाँ से भी होती है। एनी मोर डाउट्स? आई एम ऑल ओपन टू योर डाउट्स, यू कैन थ्रो योर डाउट्स एट मी, आई विल ट्राई टू आंसर देम। कुछ भी डाउट बताओ, फिर हम लोग एंड करेंगे मीटिंग। यार काफी टाइम हो गया है, कल की लेक्चर की भी तैयारी करनी है हम लोग को। फिर आपके अगला लेक्चर कल फार्माकोग्नोसी का है और परसों मेरा लेक्चर है, जो जिसको आना है आ जाना। फार्माकोलॉजी जिसको पढ़नी है। जीपैट का स्टाइपेंड, इसका आंसर दीपांशु सर देंगे, इनको ज्यादा नॉलेज इस चीज के ऊपर। सर ऐसे ही रहने दो पूरी रात। नहीं भाई, सिर्फ ऐसा नहीं है ना, आप लोगों के लिए कंटेंट भी बनाना रहता है। सही बात तो है। आपको मेहनत दिख रही है, उसके पहले हमें भी मेहनत करना रहता है। हमारे को कोई
10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर हमारे 50 लोगों की टीम नहीं है। वी आर 15 जो कि सब कुछ ही करते हैं, हम ही सब कुछ हैं। अपने लिए पीपीटी मेकर भी यही है, क्लास देना भी, मार्केट करना भी, आपके डाउट्स लेना, कॉल पे बात करना, सब कुछ हमें ही करना रहता है। सब हम, हाँ सारी चीजें हम करते हैं। आपको पता है इस बार जब जीपैट के अंदर कुछ क्वेश्चंस गलत हुए थे, 15-20 क्वेश्चन, किसी कोचिंग ने आवाज नहीं उठाई थी, सिर्फ हमारी कोचिंग थी जिसने वो क्वेश्चंस एड्रेस किए थे। स्टाइपेंड का आंसर दे दो भाई सूर्यश को, दीपांशु। देखो सुहेश, आपका स्टाइफन की मैं बात करूँ ना, सब लोग, आप लोग ना यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देखते हो तो देखोगे ना, कुछ प्रूफ नहीं रहता। अभी एआईसीटी ने खुद से ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है ना। अब देखो मैं एक आपको ना एग्जांपल देता हूँ, आप उसके बाद में मेन टर्म्स पे आता हूँ। जैसे कि आपके घर में 2 लोग हैं, मान के चलो पापा हैं और फिर पापा के 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा छोटा बेटा, दोनों की जॉब लग जाती है। तो पापा कैसे सब डिवाइड कर देते हैं ना कि देख बिजली का बिल राशन तू देखेगा और छोटी वाली बहन का पढ़ाई का फीस तू देखेगा, है ना। सेम ऐसे ही आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे, जब कोविड खत्म हुआ, यूजीसी और एआईसीटी का मर्जर हुआ, है ना। आपने सुने होंगे काफ़ी चीज़ें मर्ज हो रही हैं, सारी चीज़ पीसीआई देखेगा, सब पीसीआई टेक ओवर करेगा। सेम जब 2 चीज़ें मर्ज होती हैं या फिर दो डिफरेंट बॉडी आके मिलती हैं तो क्या रहता है कि जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब बढ़ती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। तो अब 2 लोग मर्ज हुए हैं तो एआईसीटी सारा चीज़ नहीं देखेगा ना। जब सारी कमाई में से शेयरिंग हो रही है तो सिर्फ देने वाला भी एक ही बंदा क्यों दे। जीपेट का स्टाइफन आपको मिलेगा, या तो वो आपको एआईसीटी देगा या फिर कोई अदर बॉडी देगी, स्टाइफन आपको मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन एआईसीटी ही देगा। बट जैसा हम लोगों को मालूम है, जैसा मार्केट का ट्रेंड है, स्टाइफन नहीं रुकता क्योंकि वो देना ही रहता है। आई होप आप थोड़ा समझे होंगे इसको। स्टाइपेंड कहीं नहीं जा रहा है, कुल मिला के ये चीज़ है, उसकी टेंशन मत लो आप। स्टाइपेंड ज़रूर रहेगा, क्योंकि स्टाइपेंड नहीं रहेगा तो बच्चे जीपैट नहीं देंगे, जीपैट नहीं देंगे तो मास्टर्स नहीं करेंगे, मास्टर्स नहीं करेंगे तो पेटेंट नहीं आएगा, पेटेंट नहीं मतलब रिसर्च, आपकी रिसर्च अच्छे से नहीं हो रही है और इंडिया का लेवल रिसर्च में नीचे हो जाएगा। तो अगर आप खुद ही सोचो, आप एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हो और आपको ये सारे डिसीजंस लेने हैं कि हाँ यार हमारी कंट्री का रिसर्च ऊपर जाना चाहिए, हमारी मान्यता बढ़नी चाहिए, तो उसको प्रमोट करना है। स्टाइपेंड इसलिए दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या नाम है मास्टर्स करें, ठीक है। अभी कुछ पंगा हुआ है बीच में, लेकिन वो स्टाइपेंड ज़रूर आएगा, क्योंकि एज अ इंडिया वी वांट कि हमारी कंट्री में बहुत सारे पेटेंट अप्लाई हो, पब्लिश हो, कमर्शलाइज हो, उनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन के आए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। बाकी को अभी नाइपर का पेपर आज ही आया, आज नहीं मिल पाएगा यार। और पहली बात तो नाइपर अपना पेपर निकालता ही नहीं है, मतलब जैसे जीपैट का पेपर हमें मिल जाता है, नाइपर अपना पेपर अपने पास ही रखता है, वो बच्चों की मेमोरी के ऊपर होता है, वही पेपर बनता है। नाइपर का पेपर कहीं रिलीज होता ही नहीं है। सर आप एमबीए में जॉब नहीं करते? एमबीए मतलब क्या, समझ नहीं आ रहा जतिन, क्या पूछ रहे हो आप? जतिन आप ना देखो 2 नंबर दिए हैं आपको, या फिर मेरे को ना अभी ही कॉल कर लो, आप पूरे क्वेश्चंस लिख लो, 1 से लेकर 10, 50, 100 जितने भी हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर से दे देंगे। पता क्या, इंडिविजुअल आप बार बार मैसेज को रिपीट करते हो ना, देखो हम भी पढ़ रहे होते हैं और हम भी कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। आपका एक मैसेज भी ऐसा नहीं रहता जो हमने इग्नोर किया हुआ रहता है, बट मल्टीपल टाइम्स को कॉपी पेस्ट करने से ऐसा नहीं कि अटेंशन मिल जाएगा, है ना। बस वो हो जाएगा कि बीच में हम कुछ बात बोल रहे होंगे, उसको रोक करके आपको टोकना रहेगा, जो कि चाहते नहीं। तो आप सिंपली 2 नंबर दिए हैं, आप रात को 1 बजे कॉल करो यार, 2 बजे 2-2:30 बजे सोता हूँ मैं 1-1:15 बजे भी कॉल उठाता हूँ। आप कॉल करो, जितने क्वेश्चन पूछने हैं आपको पूछो। ठीक है, आप समझो इसको जतिन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए। पर्पस ऑफ सेशन समझो कि हमारा जो सेशन कंडक्ट हो रहा है उसका पर्पस समझो। अगर सेशन में हम लोग सिर्फ ये डाउट से करें कि एमबीए का क्या है, स्टाइफन का क्या है, कौन से बुक यूज करने चाहिए, तो डेमो लेक्चर्स कब होंगे? जो कंटेंट 45 मिनट का है वो 2 घंटे तक, अब कल को ये रिकॉर्डिंग किसी को वो 2 घंटे का ड्यूरेशन दे, 2 घंटे कौन देगा? आई होप आकाश आपने रिकॉर्डिंग बीच में रोक दी होगी टाइम पे, क्या चल रही है अभी भी? यस सर, रिकॉर्डिंग पहले ही रुक गई थी। ठीक है। और दूसरा जो स्टाइफन का ना, इतना टेंशन मत लो, अभी तो खुद ही देखो, आप सब लोग